अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, मेरा नाम सऊद तारिक है जी। आज का एजेंडा हमारा है ब्लैक शो मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एसएफएम का पेपर दे रहे हैं। ठीक है जी, आईसीएमए का जो एसएफएम का पेपर है वो दे रहे हैं, या फिर जो है जो एसीसी का पेपर दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो एजेंडा है उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ जो है वो अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ब्लैक शो मॉडल, ठीक है, जिसे इसके नाम से लग रहा है कि मुश्किल नाम है, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस वीडियो के एंड पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, फोकस के साथ आपने वीडियो को देखना है एंड तक। अच्छा जी, अगेन सऊद तारिक मेरा नाम है जी। और बाकी वैसे आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 211 2960। अच्छा, बात कर लेते हैं ब्लैक शो मॉडल की। अच्छा, ब्लैक शो मॉडल बताने से पहले मैंने एक जब सिटी कैंपस में पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने एक फिजिकल क्या कहते हैं क्लास में एग्जांपल डिस्कस की थी ऑप्शन से रिलेटेड, कि ऑप्शन की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। उस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। ये मेरे ऑनलाइन लेक्चर में भी एग्जांपल मौजूद है, और उसी का ही जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड है वो बनेगा यहाँ पे। ब्लैक शो मॉडल का बैकग्राउंड जो है वो उसी एग्जांपल से आएगा। एग्जाम्पल हमें पता है, एक होती है कॉल ऑप्शन, एक होती है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन होती है राइट टू बाय। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे ताकि असल एजेंडे पे जल्दी आ सके। कॉल ऑप्शन होता है जी राइट टू बाय, यानी कि हम खरीदने का राइट लेते हैं, खरीदने का इख्तियार लेते हैं। ठीक है, और पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। पहले हम कॉल ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है जी, और फिर हम पुट ऑप्शन को भी देख लेंगे। ब्लैक शो मॉडल दोनों को कैटर करता है, मगर पहले हम कॉल ऑप्शन से ब्लैक शो मॉडल कैसे अप्लाई होता है वो सीखेंगे, और फिर हम उसके बाद इंशाल्लाह पुट ऑप्शन का क्या तरीकेकार है, क्या लेना देना है, ठीक है, पुट ऑप्शन में कैसे वैल्यू करते हैं, वो भी इंशाल्लाह फिर हमारे एजेंडे का पार्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ है राइट टू सेल। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पहले के कॉल ऑप्शन की। ठीक है, एग्जांपल हमने डिस्कस की थी आपसे, वो मैं यहाँ पे सबसे डिस्कस करता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी एग्जांपल मिल जाए। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज प्राइस है, एक शेयर की बात होती है समझाने के लिए। लेट से 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और एक्सरसाइज पीरियड है लेट से 3 मंथ्स। और ये भी हम लेट से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टुडे, आज के दिन जो है वो हमारे पास जो डेट है वो है लेट से 1 जनवरी 2026। थोड़ा सा राइटिंग आपको लग रही है, मगर राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको, बेफिक्र है। अच्छा, इसका मतलब ये एक्सरसाइज कब होगी? 31 मार्च को एक्सरसाइज होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी अभी फिलहाल हम अगर बात करें, लेट से अभी प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस 20 लिखी हुई है। ठीक है जी, 3 मंथ्स बाकी हैं अभी एक्सरसाइज होने में, और आज जो है 1 जनवरी 2026 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस एक्सरसाइज की, इस राइट की वैल्यू क्या निकलेगी। वैल्यू ऑफ राइट हमें आइडेंटिफाई करनी है, कि एक जो या वैल्यू ऑफ ऑप्शन आइडेंटिफाई करनी है, राइट नहीं कहना चाहिए, ऑप्शन कह देना चाहिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब आपके सामने मैं 3 केसेस रखूंगा। ठीक है, एक है लेट से 31 जनवरी को, 1 जनवरी को तो आज ये स्टार्ट हो। ठीक है, एक हम बात करते हैं 31 जनवरी को। 31 जनवरी को क्या हालात हो गए, जरा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो होगी 25। सही है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, वो तो 20 रहेगी। ठीक है, अब एक दोस्त की कॉल आई हमें, ठीक है ना, और से सुनिएगा, दोस्त की कॉल आ रही है। दोस्त की कॉल आई, पुराना दोस्त है हमारा, बिछड़ा हुआ है, वो हमसे कह रहा है यार वो हमने सुना है आपके पास कॉल ऑप्शन है। हमने कहा बिल्कुल है जी हमारे पास कॉल ऑप्शन। उसने कहा यार ये कॉल ऑप्शन आप हमें भेज दें, 31 जनवरी 2026 को उसका जो है वो आपको कॉल आ रही है, और वो कह रहा है यार ये ऑप्शन आप मुझे भेज दीजिए। आपने पहले सोचा, फिर आपने कहा यार अभी तो देखो मैं पेपरों में मसरूफ हूँ, मगर हाल इतना मैंने सोचा नहीं है, मगर आप ऑफर दो, ऑफर क्या दोगे। तो उस दोस्त ने कहा आप बता दो। तो हमने दोस्त को कहा कि यार मार्केट में 25 रुपए का चल रहा है, एक काम करो 25 रुपए की दे दो। तो दोस्त ने बोला यार ये तो अजीब बात है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो भी मुझे कुछ पैसे तो देने हैं। क्या मतलब एक बात का, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो भी मुझे 20 रुपए तो देने पड़ेंगे ना, क्या ख्याल है? 20 रुपए तो देने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं ये पेपर लेके जाऊंगा जिसका नाम है ऑप्शन, और इसकी बेसिस पे लेट से अगर मैं आज ही चले आता हूँ लेट से खरीदने के लिए, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं वेट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कुछ ऑप्शन ऐसी होती हैं जो आप पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल ऑप्शन होते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कितने का ऑप्शन मिल जाएगा? 20 का मिलेगा, मगर 20 रुपए तो फिर भी देने पड़ेंगे ना, राइट टू बाय मिला है, मगर 20 रुपए तो एक्सरसाइज प्राइस का मतलब इतनी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो दोस्त ने कहा यार 20 रुपए तो मुझे वैसे ही देने, 25 रुपए मैं आपको दे दूँ, मुझे तो 45 रुपए का शेयर पड़ जाएगा।
हमने कहा हाँ यार बात तो सही है, सॉरी वो कहना मेरे से गलती हो गई। तो दोस्त ने कहा एक काम करो, मुझसे 5 रुपए ले लो आज। 5 रुपए। 5 रुपए कैसे? दोस्त ने कहा यार देखो, आज 25 रुपए का चल रहा है मार्केट में शेयर, और आपका ऑप्शन 20 रुपए का मुझे जो है ना क्या कहते हैं ऑप्शन देगा कि मैं 20 रुपए का शेयर खरीद लूँ, तो मुझे जो नेट गेन नजर आ रहा है अभी फिलहाल, एविडेंट गेन नजर आ रहा है, वो तो 5 रुपए का नजर आ रहा है। नेट गेन, इमीडिएट गेन जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है, ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा जो लोग फिजिकल क्लास में थे, मैंने इमीडिएट गेन का वर्ड भी यूज किया था, जिस बहरहाल एक और चीज का नाम है। इमीडिएट गेन कितना है? 5 रुपए। तो आप 5 रुपए मुझसे ले लो, और 5 रुपए मैं आपको दूंगा, 20 रुपए ऑप्शन वाले को दे दूंगा, तो मुझे 25 का पड़ जाएगा, बस सही है। हमने कहा यार नहीं नहीं नहीं, हमने कहा नहीं यार, हम 5 रुपए का नहीं देंगे। अच्छा, हम 5 रुपए का क्यों नहीं देंगे, इसकी वजह है। हमने उसको दोस्त को समझाया, हमने कहा दोस्त, दोस्ती एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, मगर मसला ये है कि आज मैं अगर देखूं तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है 31 मार्च तक, यानी कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 31 मार्च है। यानी कि मैं चाहूँ तो 31 मार्च तक इसको रख सकता हूँ। 31 मार्च को भी अगर मैं चाहूंगा ना, तो मुझे उस दिन भी एक्सरसाइज प्राइस कितनी मिलेगी? उस दिन भी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ कितने का? उस दिन भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ मैं 20 रुपए। यानी कि उस दिन भी मैं 20 रुपए का ही शेयर खरीद सकता हूँ उस दिन भी, चाहे मार्केट में जो भी फिगर चल रही हो। तो अभी जो कि 2 महीने बाकी है मेरे पास, तो आप मुझे 5 रुपए नहीं दो, एक काम करो, हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से गैस लगाया, हमने कहा यार आप हमें एक काम करो, 13 रुपए दे दो। कितने? 13 रुपए। 13 रुपए क्यों कह रहे हैं? 13 रुपए क्यों कह रहे हैं? 5 रुपए का इमीडिएट गेन, ठीक है, 5 रुपए का इमीडिएट गेन, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी आप 8 रुपए मुझे मजीद दो। ये 8 रुपए क्या है, इस पे हम बात कर लेंगे आगे जाके, ठीक है ना, ये 8 रुपए क्या है, इस पे हम बात कर लेंगे आगे जाके, मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि उसने कहा चूंकि अभी 2 महीने बाकी हैं, 1 महीने में ही देखो कि 20 रुपए का लेट से मार्केट में शेयर उस दिन 20 रुपए का था, मान लेते हैं किस दिन, 1 जनवरी को, तो 1 महीने में 5 रुपए बढ़ गए। तो आपके सामने अभी तो 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने में तो कहानी और ऊपर जा सकती है, नहीं? क्या ख्याल है? तो दोस्त नाराज हो गया, दोस्त ने कहा नहीं यार 5 रुपए का देना है तो भाई दो, वरना मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, मुझे तो नुकसान नजर है। हमने कहा ठीक है यार, हम भी पेपर पे फोकस करते हैं, बाद में फिर बात कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो 8 रुपए है ना, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या कहलाती है? टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्योंकि अभी टाइम बाकी है ना, तो ये कैसे, ये क्या कहलाती है? जो ऊपर वाली फिगर थी इमीडिएट गेन, ये कहलाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कहलाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। अगेन देखेंगे, सारी बातें हम बैकग्राउंड में समझ रहे हैं, ताकि कोई एमसीक्यू वगैरह भी आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो, और आगे फिर मैं पूरी कहानी ब्लैक शो से कनेक्ट करता हूँ। अभी तो ब्लैक शो से मैंने आपको मिलवाया नहीं है, अगर ब्लैक शो से मैं मिलवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, ये वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ब्लैक शो क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो टोटल जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन बन रही है वो कितनी बन रही है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन बन रही है 13 रुपए। यानी कि एक बात तय हो गई कि जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन होती है ना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। अगर किसी ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट गेन, एविडेंट गेन, फॉरेन गेन, जो कि डिफरेंस है किसका? एक्सरसाइज प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस। ऐसा ही है ना? करंट मार्केट प्राइस जो है 25 रुपए थी उस वक्त, और एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए थी, तो 5 रुपए का गेन आ गया। नहीं ना, कौन प्लस में लिखना है, कौन पहले लिखना है, कौन माइनस में, कौन बाद में लिखना है, वो मसला नहीं है ना, नजर आ रहा है 5 रुपए का गेन है, ठीक है। बट दूसरा एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इसका तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू का, कि डिफरेंस निकाल दो। ये समझो कैलकुलेट होता है, समझो, या ये कह लो कि पूरे ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट होती है ब्लैक शो से, जिससे टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी आइडेंटिफाई हो जाता है। यानी कि हम पूरे ऑप्शन की वैल्यू करेंगे कहाँ से? कैलकुलेट यूजिंग ब्लैक शो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिसाल के तौर पे कितनी है? 13 रुपए। लेट से हमने ब्लैक शॉट सीख लिया था, और दोस्त को हमने बताया नहीं कि हमने ब्लैक शॉट सीख लिया, ब्लैक शॉट की क्लास ले ली है। तो 13 रुपए अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, 5 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 रुपीज, ठीक है ना? 8 रुपीज। बहुत सारे फैक्टर्स पे ये बेस करती है, इस पर मैं बात कर लूंगा आगे अभी। मगर बहरहाल ये बात समझ आ रही है आपको? एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू 5 रुपए एविडेंट गेन, और टाइम वैल्यू 8 रुपए। 8 रुपए। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं।
कि ब्लैक शो मॉडल करेगा क्या। ब्लैक शो मॉडल ओवरऑल वैल्यू बताएगा ऑप्शन की। अगर मुझे बीच में ऑप्शन बेचना है, दरमियान में ऑप्शन बेचना है, या मैं वैसी कोई आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट की वजह से या किसी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट की वजह से वैल्यू ऑप्शन निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो ब्लैक शो मुझे हेल्प करेगा। और वैल्यू ऑप्शन के अंदर दो चीजें बिल्ट इन होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन होगी जो कि डिफरेंस होता है करंट मार्केट प्राइस एक्साइज प्राइस का, और दूसरी टाइम वैल्यू। और वो अलग बात है कि ये दो चीजें इसमें भी हेल्पफुल होंगी जब मैं ओवरऑल वैल्यू निकाल रहा हूँ ऑप्शन की। तो ये दो फिगर्स बहुत ज्यादा काम आएंगी, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में आपको बता दिया। अच्छा, वक्त का पहिया घुमा। वक्त का पहिया घुमा, हुआ क्या, स्टोरी अधूरी रह गई। हुआ ये, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, कहानी में ट्विस्ट डालते हैं। 28 फरवरी पेपर हो चुका है आपका ICMA का, 2026। ठीक है ना। एक दिन आपको अगेन कॉल आई दोस्त की, दोस्त याद आ गया, दोस्त को याद आ गई आपकी। उस दिन मार्केट प्राइस हो गई थी भैया कितने रुपए की, लेट से मार्केट प्राइस हो गई थी, लेट से 35 की। कितने की हो गई, 35 की जी, बहुत अच्छा हालात चल रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस वही है, कितनी, 20 रुपए। अब दोस्त की कॉल आई, दोस्त ने कहा यार वो आपने मुझसे 31 जनवरी को बात की थी, आपका पेपर भी चल रहा था, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था, कैसा हुआ पेपर। हमने कहा यार पेपर तो पता नहीं, वो तो रिजल्ट ही बताएगा कैसा हुआ यार। दोस्त ने कहा नहीं नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा। हमने दोस्त को कहा मुद्दे की बात कर लो भाई, आपको जानते हैं बचपन से। दोस्त ने कहा यार मुद्दे की बात ये है, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो भाई वो ऑप्शन आपने मुझे कहा था ना 13 रुपए का भेज दोगे, मैंने आपको 5 रुपए कहा था, आप नाराज हो गए थे, फोन रख दिया था आपने, मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा उस पर, मैंने कहा यार दोस्त है पुराना, 13 रुपए मांगता है तो दे दो 13 रुपए, क्या जाता है। तो दोस्त ने कहा यार 13 रुपए तुमने कहा था ना मुझसे कि यार 13 रुपए का ऑप्शन मैं बेचूंगा, तो 13 रुपए मैं आपको आज देने को तैयार हूँ, आप मुझे ऑप्शन दे दो ना। अब आप मुझे बताएं कि आप 13 रुपए का ऑप्शन दे देंगे आज। आज 28 फरवरी को, 28 फरवरी को देखा जाए तो मार्केट प्राइस 35 है, एक्सरसाइज प्राइस 20 है, यानी कि 15 रुपए का गेन इमीडिएट नजर आ रहा है। तो हम उस प्यारे दोस्त को बोलेंगे प्यारे दोस्त 13 रुपए का आज नहीं मिलेगा। दोस्त ने कहा यार ये क्या बात हुई, 1 महीने पहले तो आप 13 रुपए का दे रहे थे मुझे, हालांकि मुझे बहुत महंगा लग रहा था, मैं तो 5 रुपए कह रहा था। तो हमने दोस्त को बोला नहीं, तेरा आज तो आपको यार 13 रुपए का नहीं मिलेगा, 15 का भी नहीं मिलेगा। तो दोस्त ने कहा कितने का मिलेगा। हमने देखा यार 1 महीना और बाकी है, ब्लैक शो इलेक्शो लगाया, लेट से हमारी फिगर आ गई, लेट से समझाने के लिए कह रहा हूं, 20 रुपए। ठीक है। तो दोस्त ने कहा यार अभी जो है ना आपको मैं 20 रुपए का ऑप्शन दूंगा। दोस्त वापस नाराज हो गया, दोस्त ने कहा यार आपकी कोई जबान ही नहीं है यार, आप तो पेपर दे के ऐसा लग रहा है कि बस क्वालिफाई हो गए ICMA में, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो आप तो। मैंने आपको पहले 13 रुपए ऑफर किए थे, आपने फिर 5 रुपए ऑफर किए थे, आपने ठुकरा दिए। मैंने 13 रुपए ऑफर किया, आप ठुकरा दिया, आज आप 20 रुपए मांग रहे हो, आप तो रेट बढ़ाए जा रहे हो यार, दोस्ती का कोई ख्याल ही नहीं। हमने कहा देखो दोस्ती अलग अपनी जगह है, मगर यार अगर उसूल की बात करो तो मैंने कुछ वर्किंग की है, उसकी बेसिस पे 20 रुपए ही बनते हैं। खैर बहरहाल बात बनी नहीं। ठीक है। और वक्त का भैया घुमा, और भाई साहब ने जो है हमसे कहा कि यार नहीं यार आपसे काम नहीं हो सकता। तो टाइम वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पर हमारी कितनी बन गई इस केस में, हमारे हिसाब से कितनी आ रही, 5। जब ब्लैक शो से ये 20 रुपए निकलना है, ये ध्यान में रहे, ब्लैक शो हमारे पास हाथ में एक चिराग है जिससे ये आंसर निकले, दोस्त को शायद पता नहीं। अच्छा, अब अगले दिन क्या हुआ, अब अगले दिन ये हुआ 31 मार्च, वक्त का भैया घुमा, अगला महीना 31 मार्च। ठीक है, वक्त का भैया घुमा, और आज जब फैसले की घड़ी आई तो पता चला शेयर प्राइस हो गई है एक्चुअली 23 रुपए की, 23। अब क्या हुआ, अब हम वेट कर रहे हैं कि दोस्त की कॉल आए यार। हर महीने के एंड में कॉल आती है उसकी, 31 जनवरी को भी आई थी, 28 फरवरी को भी आई थी, और आज 31 मार्च हो गया। वेट किया, 2 बज गए, दोपहर के 3 बज गए, 4 बज गए। हमने कहा यार अब तो ऑफिस टाइम भी खत्म होने वाला है, क्या कर रहे हैं। दोस्त ऑफिस से ही कॉल करता था, UPTCL नंबर, लैंडलाइन नंबर ऑफिस का था। अचानक फिर हमने कहा नहीं है, 4 सवा 4 हो गया, अब खुद ही कॉल करते हैं। हमने दिल पे पत्थर रखा और उसको कॉल कर दी। उसको कॉल की, हमने कहा भाई क्या हाल है दोस्त। दोस्त ने कहा हाँ जी ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए। हमने कहा बिल्कुल ठीक ठाक। अब हम दोस्त को कह रहे हैं दोस्त आपसे हमारी बात हुई थी पिछले महीने, आपने मुझे 13 रुपए ऑफर किए थे, मैंने आपको मना कर दिया था 20 रुपए का, मुझे बुरा लगा, मैंने कहा नहीं यार 13 रुपए तो बहुत ज्यादा थे। आप 13 रुपए चलो, एक 13 रुपए जो है ना क्या कहते हैं, आप कह रहे थे वो भी कम तो नहीं थे यार, मैं 20 रुपए लालच कर रहा था, आप एक काम करो मुझे 13 रुपए का ऑप्शन जो है ना मुझसे ले लो। दोस्त ने कहा नहीं यार सॉरी, मैं 13 रुपए का तो ऑप्शन नहीं लूंगा। हमने कहा क्या हुआ, हालात खराब हो गए क्या तुम्हारे। बोला नहीं नहीं हालात का मसला नहीं है, मगर अब मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे ऑप्शन में अब कुछ दम नजर नहीं आ रहा। हमने कहा है, आप तो इस ऑप्शन के पीछे पड़े थे। दोस्त ने कहा नहीं यार मैं तो लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रेट कम करो तो मैं ले लूँ। हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा रेट कम करते हैं। हमने कहा 13 रुपए में से कितना, 12 कर देते हैं, 11 कर देते हैं। नहीं नहीं भाई बहुत कम, और कम करो। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं यार, जो है ना वो 10 रुपए कर दें। उसने कहा नहीं भाई बहुत ज्यादा है, और कम करें, आप एक रेट बताएं बिल्कुल फाइनल। हमने कहा अच्छा एक काम करो दोस्त, पहले 13 रुपए का आपने मुझसे, मैंने आपको मना कर दिया था ना 13 रुपए का, आप मुझे 13 रुपए, आप आपने मुझे 5 रुपए ऑफर किए थे एक जमाने में।
तो आप एक काम करो, पूरे पुराने 5 रुपए ही दे दो मुझे। जो 31 जनवरी को आपने मुझे कॉल किया था और मेरा पेपर भी होने वाला था, आपको याद है ना? उसने कहा हाँ मुझे सब याद है, मगर बहरहाल मैं 5 रुपए भी देने को तैयार नहीं। हमने कहा यार 5 रुपए भी दे नहीं रहे हो, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। उसने कहा यार देखो बात सही है, मगर मैं आपको 5 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको इससे भी कम दूंगा। हमने कहा यार फिर आप ही बता दो कितने दोगे। उसने कहा जी मैं आपको आज सिर्फ 3 रुपए दूंगा। हमने कहा 3 रुपए दोगे, वो क्यों भाई? उसने कहा देखो बेटा, अब आज दोस्त, सॉरी बेटा तो नहीं कहना चाहिए, देखो दोस्त, आज जो है वो शेयर प्राइस 23 रुपए हो गई है, एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए, यानी कि आपके ऑप्शन से मुझे बेनिफिट होगा 3 रुपए का। मगर इस ऑप्शन की आज एक्सपायरी डेट भी आ गई है, ये ऑप्शन आज एक्सरसाइज हो जाएगा, यानी कि आज के बाद ये मजीद कभी एक्सरसाइज नहीं हो सकता। आज इसकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट है, यानी कि आज इसकी टाइम वैल्यू हो गई है 0। अब वो इंट्रिंसिक वैल्यू का वर्ड भी यूज करे, टाइम वैल्यू का वर्ड भी यूज करे, इसलिए कह रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो आ रही है ना, मेरे हिसाब से वो 3 रुपए, में 3 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लूंगा। हालांकि 3 रुपए भी मुझे कोई फायदा नहीं है, मगर बहरहाल चलो आप आए हो दोस्त, तो कॉल किया आपने, पुराना आपके साथ रिश्ता रहा है दोस्ती का, तो आपको 3 रुपए का 3 रुपए में दे देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक शो मॉडल वो भी पढ़ चुका था भाई, ठीक है ना, वो चेक कर रहा था। खैर, या वो बाद में क्या कहते हैं क्लास ले चुका था ब्लैक शो मॉडल की। खैर, तो कहने का मतलब क्या है कि हर ऑप्शन की दो वैल्यू होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि साफ नजर आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एविडेंट गेन, जो यहाँ भी साफ नजर आ रहा था, पहले 5 फिर 15 और बाद में कितना हो गया 3। और दूसरी होती टाइम वैल्यू। क्या ये बात समझ आई? और हमारा जो ब्लैक शो मॉडल है ये हमें ओवरऑल वैल्यू हेल्प करने में मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। उसमें से फिर आप इंट्रिंसिक माइनस करके टाइम वैल्यू निकाल सकते हो, अगर सवाल में टाइम वैल्यू निकालने को आ जाए एमसी। यहाँ तक बात समझ आती है जी? अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ना बात हमें? कोई सवाल होता है तो ये नंबर आपके पास मेरा मौजूद है भाई, मुझे इस पर व्हाट्सअप कर देना अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो ड्यूरिंग वीडियो। अच्छा, अब हम इस पे आते ही, मैंने कहानी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, मगर खैर ये कहानी बतानी ज़रूरी थी कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक जो है वो क्या कहते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, टाइम वैल्यू प्लस। अब ब्लैक शो मॉडल जो है वो ऑप्शन की प्राइसिंग में हेल्प करता है। 5 चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5। पहला है वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जिसे हम कहते हैं करंट मार्केट प्राइस, करंट शेयर प्राइस। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट वैल्यू, करंट जो है ना वो क्या कहते हैं इक्विटी वैल्यू भी कह सकते हैं, मतलब मार्केट प्राइस द बेस्ट वर्ड। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज प्राइस, आप जानते हैं जितने में हम एक्सरसाइज करें, कॉल ऑप्शन है राइट टू बाय, यानी कि जितने पैसे देने पड़ेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए। टाइम टू एक्सपायरी कितने टाइम में हो रहा है, हमारे पास 3 मंथ्स था। इसको एयर में लिखना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एयर में होना चाहिए। वॉलेटिलिटी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज वॉलेटिलिटी? ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। डेविएशन मींस कितना डेविएट हो रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ वॉलेटिलिटी को। और लास्ट रिस्क फ्री रेट, जो आपको पता है आरएम के नाम से मशहूर है हमारे पूरे कोर्स में, एनुअलाइज रिस्क फ्री रेट हमारे पास होना चाहिए। 5 चीजें होंगी तो ये हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये ब्लैक मॉडल हमारे लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा अगर हमने किसी सवाल में ये 5 चीजें आइडेंटिफाई कर ली तो। बाकी सिर्फ फॉर्मूला है। एग्जाम्पल है वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट का मतलब वही है, मैंने आपको बता दिया कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है, ठीक है ना, मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो है। अगर दो प्राइसेस चल रही दी है मार्केट की, तो फिर आप मिड रेट यूज कर लीजिएगा। जैसे आपको याद होगा मल्टीलेटरल नेटिंग में मैंने आपको बताया था कि आप मिड रेट यूज करना है, क्योंकि करेंसी का आना जाना यूज हो रहा होता है, फॉरेक्स में जाता है मिड रेट का कॉन्सेप्ट होता है। और मैंने एक और आपको बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, वहाँ भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती करेंसी की साइमल्टेनियसली, तो वहाँ भी मैंने आपको कहा था मिड रेट यूज होता है, वरना अक्सर आपको पता है पे मोर रिसीव लेस होता है। तो खैर मिड रेट की अगर जरूरत पड़ेगी, दो मार्केट प्राइस गिवन हो तो आप मिड वाली यूज कर लीजिएगा। नॉर्मल की सवालों में एक ही मार्केट प्राइस गिवन होती है, ये आपको निकालनी पड़ती है। एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है आपको पता है जी? ठीक है, कितने में एक्सरसाइज होगा, टाइम टू एक्सपायरी मीन कितने अर्से बाद ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, 3 मंथ्स का मतलब है 0.25 ईयर्स। ठीक है। वॉलेटिलिटी को समझ लेते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेटिलिटी मीन्स फ्लक्चुएशन। दो प्लेयर के मैं नाम लूंगा, आप मुझे बता दें कौन ज्यादा वॉलेटाइल है। मिसबाउल हक ज्यादा वॉलेटाइल थे अपने जमाने में जब बैटिंग करते थे, या शाहिद आफरीदी? ऑब्वियस ही बात है कि शाहिद आफरीदी की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि शाहिद भाई जो है वो या तो डक अंडे पे आउट होते थे, उनका आई थिंक रिकॉर्ड भी है मोस्ट डक्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है मिसबा साहब थे, जो कंसिस्टेंटली टिक टुक करते रहते थे। ठीक है ना, चाहे सेमीफाइनल की स्टेज हो या मतलब हाँ फास्टेस्ट 100 उन्होंने बनाई थी एक जमाने में माशाल्लाह। वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ठीक है, दुबई की विकेट थी, मगर फिर भी आसान नहीं होता टेस्ट मैच में फास्टेस्ट बनाना। तो बहरहाल, तो यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी भाई, और यहाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है ना। तो शाहिद अफरीदी वर्सेस मिसबाह उल हक में बेस्ट एग्जांपल दूंगा। पुरानी एग्जांपल है मगर हम बात कर सकते हैं ना। ठीक है, आज के दौर में कह सकते हैं बाबर आजम के केस में कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी होती है। वो अलग बात है, कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ़ करे। कभी हो सकता है कमबैक भी हो जाए इंशाल्लाह। मगर बहरहाल कंसिस्टेंसी पहले भी थी, पहले अच्छे स्कोर में कंसिस्टेंसी थी, अब थोड़ी सी दुनिया ख़राब हो गई है। मगर बहरहाल किंग कहते हैं बहुत सारे लोग उनको, तो उम्मीद है हो सकता है वापस आ जाए और
ऑन अ सीरियस नोट मुल्क के लिए उन्होंने काम तो किया पास में। खैर, अच्छा दूसरी तरफ हम देखें तो मोहम्मद आदिल जो विकेट कीपर बैट्समैन थे हमारे, वो आपको पता है कभी बहुत ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं, कभी नहीं चल पाते, सही है ना। तो फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी, फखर जमान हो गए, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। खैर, अब यही चीज़ हम वैल्यूएशन में भी शामिल करेंगे। अच्छा, वॉलेटिलिटी निकालने के लिए बहुत आसान तरीका क्या है, पी एन अपॉन पी एन माइनस वन, वन के दो प्राइस का डिफरेंस ले लो। लेट से 2023 में प्राइस थी, शेयर की एवरेज प्राइस थी 20 रुपये, और 2024 में शेयर की प्राइस एवरेज हो गई है 22 रुपये। तो इसका मतलब है कितने परसेंट चेंज हुआ, ऑलमोस्ट 10% चेंज हुआ। इट्स नॉट वेरी मच वॉलेटाइल, बट अगर 2024 में शेयर की प्राइस 35 रुपये हो गई है, तो इट मीन इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वैल्यूएशन में फिर ठीक ठाक फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जिसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो उसकी फिर वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से रिकॉर्ड होनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल में इन्होंने वॉलेटिलिटी एक्सप्लेन की हुई है। वॉलेटिलिटी वैसे पेपर में उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू गिवन होगी, मैंने लिखवा भी दिया था स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन मगर एनुलाइज होनी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि रिस्क फ्री रेट भी एनुलाइज होता है, सब चीज़ें एनुलाइज होती हैं, तो एनुलाइज होना चाहिए। और निकालने का तरीका इन्होंने बहुत आसान सा बता दिया कि दो प्रीवियस और करंट फिगर्स को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, और एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन देख लें, बहुत आसान सी इलस्ट्रेशन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हुई है, सिर्फ वॉलेटिलिटी समझाने के लिए। मगर मैं बार बार रिपीट करूँ कि 90% चांस है, मुझे उम्मीद है कि वॉलेटिलिटी आपको सवाल में गिवन होगी। अगर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, आपका एग्जामिनर बहुत मुश्किल सवाल बनाना चाहता है और वो जानबूझ के मुश्किल करना चाहता है, तो फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वॉलेटिलिटी को छीन लेगा आपसे, गायब कर देगा। तो उस केस में फिर आपको निकालनी आनी चाहिए। छोटी सी इलस्ट्रेशन है जो कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं एक चाहूंगा बता दूं आपको। डेट से इतना आसान डेटा दिया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे नहीं सॉरी, 5 वर्किंग डेज जो होते हैं, लेट से उन्होंने उसका डेटा दे दिया आपको कि जी ये 5 वर्किंग डेज होते हैं हमारे वीक में, उसका ये डेटा है। लेट से उसकी जो आपको प्राइस बताई हुई है, लेट से 100, 101, ठीक है, ये आपको लेट से शेयर प्राइस समझ लें आप, ठीक है। तो कितनी है जी, फॉर एग्जांपल वैल्यू बताई हुई है, मंडे को 100 थी, फिर 101 हो गई, फिर 105 हो गई, फिर 103 हो गई, फिर 104 हो गई, यानी कि कुछ बड़ी भी है कम भी हुई है, तो एक वॉलेटिलिटी आपको निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। उन्होंने क्या कहा, बहुत आसान है, पी एन अपॉन पी एन माइनस वन, यानी कि पी एन अपॉन एन माइनस वन, यानी कि 101 को आप डिवाइड कर दो 100 से। 101 इज करंट, करंट डिवाइड बाय ओल्ड। हमेशा आपको अगर याद हो, वो जो बेस से डिवाइड करते हैं ना, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, याद है यार, आसान कर लेते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि चेंज को डिवाइड करते हैं ओल्ड से, यानी कि ओल्ड हमेशा बेस होता है। तो यहाँ न्यू माइनस ओल्ड तो नहीं है, यहाँ समझ लो न्यू अपॉन ओल्ड है, मतलब डिवाइड ओल्ड से होगा, डिवाइड प्रीवियस से होगा। यानी कि 101 को डिवाइड किया गया है, इसके इस फिगर के लिए डिवाइड किया गया है 101 को 100 से, न्यू डिवाइड बाय ओल्ड। फिर एक ये 1.03 के लिए क्या किया गया है, 105 को डिवाइड किया गया है 101 से, 105 को डिवाइड किया गया है 101 से, देख सकते हो आप कैलकुलेटर पे, ठीक है। और उसी तरह लास्ट में ये कैसे आया होगा, 1.009, ये 104 को डिवाइड किया गया 103 से, तो ये क्या आ गया, पी एन अपॉन एन माइनस वन, बहुत ही आसान है। और मैंने आपको बता दिया करंट अपॉन प्रीवियस ये भी कर सकते हैं, और ज्यादा आसान मैं समझता हूँ समझने के लिए, न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू अपॉन ओल्ड, ओल्ड मीन्स पिछला, बिल्कुल पिछला वाला, ठीक है। और उसका फिर उन्होंने क्या किया, एल एन लगा दी, एल एन समझते हैं लॉग, ये कैलकुलेटर पे देखेंगे ना एल एन के नाम से ही आ रहा होता है, तो जो है उसको लॉग लगा दें उसका, तो एक फिगर आ जाएगी, और फिर उसको उन्होंने कहा ये एक्स है, और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो ये बराबर में फिगर है, ये आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर दें, माइनस माइनस आपको पता है दो बार स्क्वायर में होता है तो फिर वो प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस का साइन उड़ गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ माइनस नहीं लगा, बस सीधे हाथ पे, इसमें देखें कोई माइनस नहीं है, ठीक है जी। तो ये टोटल इन्होंने क्या किया कि सम निकाल लिया इन सबका, सम निकाल लिया, और सम निकालने के बाद क्या किया, एवरेज निकालने के लिए क्या किया, इसको डिवाइड बाय 5 कर दिया, और इसको भी डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है जी। 4 सॉरी, डिवाइड बाय 4 कर दिया, क्योंकि 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि कितनी डेटा है, 1 2 3 4, ये तो मंडे तो बेस था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एवरेज, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास एक्स आ गया, और फिर इसकी इन्होंने इक्वेशन बना दी, एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर आप लेंगे, ठीक है, उसको आप कर देंगे। अगर मैं इसकी वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंडर रूट लगा दिया है किसको, 0.0518, ये 0.00000518 क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें क्या, एक्स बार होल स्क्वायर माइनस, यानी कि इसका स्क्वायर ले लिया,
जो खाली एक्स था ना, जो खाली एक्स है, एक्स बार इसलिए कह रहा हूँ, मीन है ये, एवरेज है, सम है, उसका स्क्वायर कर लिया और इसको एज इट इज ले लिया। थोड़ा सा ये टेक्निकल लग रहा है, मगर टेंशन की बात नहीं है। ये मैंने कहा ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बोल दे कि यार ये भी जरा वॉलेटिलिटी खुद निकालो, वरना वॉलेटिलिटी गिवन होगी तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, जो कि आगे की बड़ी इलस्ट्रेशन में आ भी रहा है। तो मैंने आपको बहुत आसान सा कर दिया है कि न्यू अपॉन ओल्ड से आप ये पहले पी एन अपॉन एन माइनस वन निकालो, दिस विल बी योर स्टेप वन। फिर आपने इसका लॉग लगा लेना है, इसका स्टेप टू। फिर आपने जब लॉग लगा लेना है तो ये एक्स से फिर इसका स्क्वायर कर लेना है, स्टेप थ्री। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो ये क्या कहते हैं कहानी है, जिसकी बेसिस पे जो है ना, क्या कहते हैं, हमने ये बात कर ली स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के, और रूट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये देख लें, ये पॉइंट पॉइंट जीरो ट्रिपल जीरो फाइव वन एट, पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव वन एट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं बार अगर कंफ्यूज करे तो बार हटा दो, एवरेज आ रहा है इसलिए बार लगाया, वरना अगर आप चाहो तो ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चलो ऐसे कर लो। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर मीन्स थर्ड कॉलम, और इस सेकंड कॉलम का स्क्वायर, सेकंड कॉलम का जो एवरेज था ना उसका स्क्वायर, और फिर अंडर रूट लगा दिया। खैर, तो ये समझाने के लिए था, अगर आप कभी कैलकुलेट करना पड़े तो आप ये करना। अच्छा, ये इससे भी पूरा स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आएगा, इससे एक दिन का आ रहा है ना। इसने क्या किया है कि एक दिन का आ रहा है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अगर लेट से साल में 260 दिन है, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 260 के अंडर रूट से। अगर ये 200 अगर ये एनुअलाइज है ना, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये तो डेज थे, तो डेज थे। और अगर मिसाल के तौर पे ये डेज नहीं होते, मंथ्स होते, लेट से ये जनवरी फरवरी मार्च होते, फिर क्या करता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 5 महीने होते, फिर क्या करते हैं, फिर 260 का अंडर रूट नहीं लेते ना यार, फिर किसका अंडर रूट लेते, सोचो यार, इतना आसान है। फिर ऑब्वियसली 12 का हो जाता है, क्योंकि साल में 12 महीने, 12 महीने ना। अगर वीक्स होते तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, मिसाल के तौर 52 वीक्स कर लेते, जो भी वीक्स वो बताता। तो ये फिर आप देखें, ये आई असल जो है ना, क्या कहते हैं, एस की फिगर। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? ठीक है, तो मैंने आपको अभी इंग्रेडिएंट बता दिए, ब्रॉडली बता दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, और वॉलेटिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई नो आधा घंटा लग गया इन सब चीज़ों में ऑलमोस्ट, मगर ये ज़रूरी था। ठीक है ना, ये ज़रूरी था। खैर, अच्छा अब आ जाते हैं रिस्क फ्री रेट। हमें पता है जी, मार्केट रेट नहीं होता, ये रिस्क फ्री रेट होता है, ये काइबोर का रेट होता है, ट्रेजरी बिल्स का रेट होता है, या गवर्नमेंट बोरिंग का रेट होता है। ये बातें हमें पता है। ठीक है जी, आगे आगे चलते हैं, ब्लैक शो मॉडल स्टार्ट। जब ब्लैक शो मॉडल के मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक शो मॉडल अब बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं, अब असल में ब्लैक शो मॉडल अब शुरू हुआ है। तो ब्लैक शो मॉडल के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक बात रखने जा रहा हूँ, तीन फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। बस अगर आपको तीन फॉर्मूले आते हैं, ये याद करने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला शीट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो फिर मैं कहूँगा कि आपका काम, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये तीन फॉर्मूले क्या हैं यहाँ लिखे हुए हैं, मगर मैं फिर भी चाहूँगा कि मैं खुद लिखूँ, ताकि आपको बात समझ आए। बस तीन फॉर्मूले हैं ब्लैक शो में, और इनको अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि हम सवालों के थ्रू देखेंगे। पहला फॉर्मूला देखेंगे, पहला फॉर्मूला है जी, सी इज इक्वल टू पी ए एन डी वन। अभी लग रहा है फ्रेंच में या रोमन में मैं लिख रहा हूँ, मगर आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये फिजिकल क्लास में जब मैंने एक दफ़ा ये दिखाया था बच्चों को, तो लोगों ने कहा यार ये पता नहीं क्या आपने सर लिख रहे हैं, ये तो कोई और प्लेनेट की लैंग्वेज लग रही है। ऐसा नहीं है, ये भी आपको सब समझ आएगा इंशाल्लाह। एंड तक वीडियो देखना है मगर आपने। ठीक है ना, और वीडियो पे कोई कमेंट वमेंट भी कर देना यार, नीचे ऑप्शन होता है, अगर समझ आ जाए, अच्छा लगे तो। ठीक है ना। खैर, पी ए एन डी वन माइनस पी ई एन डी टू, सही है, इंटू ई माइनस आर टी। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी के लिए आसान है, डी वन क्या होता है, डी वन के लिए अलग फॉर्मूला, लॉग एल एन, जो कि उसका मैंने थोड़ा पीछे जिक्र किया, पी ए अपॉन पी ई। ये सब बताऊंगा, पी ए क्या है, पी क्या है, ई क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, सब बताऊंगा। प्लस आर प्लस 0.5 एस स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएट करता हूँ, वरना राइटिंग खराब होने की सी ना लगे कि मैंने 0.5 लिखा है। 0.55 सही नहीं लिखा, साइज सही बनाना पड़ता है ना, एस स्क्वायर। और इसके आगे आएगा टी अपॉन एस रूट टी। ये थोड़ा डी वन कॉम्प्लेक्स, और डी टू बहुत आसान है। डी टू में डी वन ऊपर जो निकला वो इसमें से माइनस कर दो, जो इसका डिनोमिनेटर था एस रूट टी, जो इसके डिनोमिनेटर में था ना, वो समझो माइनस हो जाएगा। तो असल डी वन है, डी टू तो बहुत आसान है, और सी में बस प्लग इन करना है। ठीक है, डी वन डी टू को, और फिर आंसर हमारा आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हैं। अब आप बोलते हो सर ये तो लिख दिया, मगर ये शो क्या कर रहा है, तो आओ उस पर बात कर लेते हैं। सी का मतलब है
वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, सी फॉर कॉल ना, ये यूजुअली हमें निकालनी होगी, ठीक है। ये हमारे नॉर्मली क्वेश्चन मार्क होगा, नॉर्मली सॉल्व होगा। तो इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है वो इतने मुश्किल नहीं है। एक है पी ए। पी ए के बारे में इसने कहा है कि जी करंट मार्केट प्राइस ऑफ एसेट, शेयर की मार्केट प्राइस याद आ रही है, जो कि पहले 25 थी, फिर 35 हो गई थी, फिर आखिर में 23 हो गई थी। याद है जो मैंने अभी दोस्त वाली एग्जांपल डिस्कस की थी, दिखा देता हूँ। दिस इज पी ए, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना है ना उस वक्त की मार्केट प्राइस लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, फिर है पीई। पीई क्या है जी? ई फॉर एक्सरसाइज प्राइस, तो ये हो गया एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है जी। शॉर्ट रखते हैं चीज़ों को। अच्छा, फिर इसके बाद कौन है जी? इसके बाद हमारे पास ये निमट गया, पी ए पे बात हो गई, पी ई पे बात हो गई, एन पे मैं बात कर लूंगा। एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका टेबल है, मैं आपको सिखा दूंगा। पी ए पी ई, ई तो बात कर लेते हैं आर टी, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं आर। आर आसान है, कौन है? रिस्क फ्री रेट, ठीक है जी, जिसे हम आर एम भी कहते हैं, मगर यहाँ आर बोलेंगे। अच्छा, टी क्या है? टी आपको पता है टाइम पीरियड है, टाइम अंटिल एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन, जो कि 3 महीने था मेरे ख्याल से, जो ऊपर वाली दो वाली एग्जाम्पल। ये एनुअलाइज, एनुअल होना चाहिए, ईयर 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 वाइज होगा है, ईयरली टाइम निकालना, ये भी एनुअलाइज होगा रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस। व्हाट इज एस? एस से स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का वर्ड लिखा होगा, यानी कि कितना फ्लक्चुएशन होती है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, ठीक है। दो में से कोई एक चीज होगी, आपको वही यूज है। बस ये देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपको अगर पता चल गई ना, तो बस फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर कोई मसला ही नहीं। अब आप बोलोगे नहीं सर ये ई क्या है? ई जो है वो कैलकुलेटर से आ सकता है, ई जो है वो कैलकुलेटर से आ सकता है। ये वो है, मतलब लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है एक। कांस्टेंट है पाई की वैल्यू से, अगर आपको याद हो 3.142 होती थी, अगर बचपन में कुछ मैथ्स याद आ रही हो, 2.71828। बट हम ये करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कुछ छोड़ दें वैसे, जरूरत नहीं है, मगर कैलकुलेटर यूज कर लेंगे तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिख रहा हूँ, मगर ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये पता होना चाहिए, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ए इसका मतलब, यहाँ पे देखें, ये सारी बातें यहाँ भी लिखी हैं। कितने फॉर्मूले हैं जी? जरा यहाँ भी देख लें। 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, यही दो चीजें D1 D2 इसके अंदर आ रही। ये D1 जो है ना, वो देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है, और जो D2 है वो ये है जो यहाँ। तो आधा काम तो यहीं से हो जाएगा। और इंग्रेडिएंट कितना है जी? मैंने आपको बताया 5 इंग्रेडिएंट है, 1 2 3 4, मेन 5 इंग्रेडिएंट। एनडी क्या है? एनडी बता देता हूँ मैं, एनडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां से आ जाएगा, कोई मसला नहीं, मगर 5 इंग्रेडिएंट मतलब मेन है, बाकी कोई मसला नहीं। एनडी मैं लिखवा देता हूँ। ऑप्शनल का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए। एनडी का मतलब है एरिया, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। टेबल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं यूज करना सिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं। यहाँ तक बात समझ आ गई? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ये में निकालनी होती है यूजुअली। करंट मार्केट प्राइस ऑफ एसेट, जो कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कि 25 रुपये, 35 रुपये, 23 रुपये, वो सवाल में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम निकालना देखेंगे। आईसीएमए के सवाल में मैं निकालना था। इसके बाद एक्सरसाइज प्राइस है, कितने में हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। रिस्क फ्री रेट है, एनुअलाइज होता है रिस्क फ्री रेट। टाइम अंटिल एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन, कितने टाइम में ऑप्शन एक्सपायर होगी। वॉलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना वॉलेटाइल है, ठीक है ना, इस पर मैं बात कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। एक आध मैंने थोड़ी इलस्ट्रेशन बताई है, नॉर्मली सवाल में गिवन होगा, पेश कर रहा है, ठीक है। ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने को है, मगर अप्लाई करना आसान है, सबको याद हो गया तो मेरे ख्याल से फिर कोई इशू नहीं है। ये ब्लैक शो मॉडल की समझे, मैंने आधी बात आपको कर दी, वो अलग बात है कि अभी मैंने करवाया कुछ नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ों पे ग्रिप आ जाएगी हमारी, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और मैं ग्रिप लेने के लिए 4 5 चीज सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है ना। 5 समझे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, 2 कॉल के, 2 पुट के, और एक आईसीएमए का बड़ा सवाल कराएंगे। अच्छा, इसको बताने से पहले पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई सवाल, बस मैं शुरू कराने वाला हूँ, अगले पेज पे सवाल आ रहा है क्या? ठीक है, ये वाला इलस्ट्रेशन, ये मुझे सॉल्व कराना है आपको, मगर इसको इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने से पहले बस 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ। छोटी बातें, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ी बड़ी। एक छोटी बात ये है कि हमेशा जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगी वो एनुअलाइज होनी चाहिए,
ये मैंने आपको ऊपर भी लिखवा दिया है वैसे तो एहतियातन, ठीक है, कहाँ लिखवा दिया, यहाँ लिखवा दिया था मैंने, जहाँ मैं की बनवा रहा था ये। एनोलाइज होनी चाहिए, अच्छा नहीं यहाँ इस पे नहीं लिखवाया, रिस्क फ्री रेट एनोलाइज होना चाहिए, ये भी और ये भी एनोलाइज होना चाहिए। एनालाइज कैसे करेंगे इसको थोड़ा देख लें, थोड़ा सा, ये इतना सिंपल नहीं है कि इंटू 12 कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर मंथली गिवन है लेट से, तो आपको पहले मंथली करना पड़ेगा, उसके पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले इसको स्क्वायर करें, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें, फिर उसके बाद वापस स्क्वायर रूट करें। यानी कि स्क्वायर रूट क्यों करें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो गया था ना, ऊपर स्क्वायर हो गया था, जब ही नीचे स्क्वायर रूट करना पड़ा। मगर बात ये है कि दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में ये गेम आएगी, दरमियान में जो ये गड़बड़ हो रही है ना, ये इसकी वजह से आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो लेट से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक महीने की 2% दी हुई है, पहले दो को आप मल्टीप्लाई, दो को स्क्वायर करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका अंडर रूट कर लेंगे। ये कहने का मतलब है एनुलाइज करने के लिए आपको ये काम करना पड़ सकता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अगर लेट से क्वार्टरली गिवन है, लेट से 5% क्वार्टरली गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, अब क्या करेंगे, 5% क्वार्टरली का मतलब है पहले इसको स्क्वायर करेंगे, 0.05 को स्क्वायर कर लें चले, ठीक है, 0.05 को, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से नहीं करेंगे, क्वार्टर का मतलब है साल में 4 क्वार्टर होते हैं वो, और जो आंसर आएगा उसको फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, छोटी सी बात है, ये एमसीक्यू में तंग कर सकती है, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं, हर चीज़ हर एस्पेक्ट कवर करके जाना चाहिए, अच्छी बात होती है पेपर में जाने से पहले। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बड़ा मजेदार है, ये बड़ा आसान सा टेबल है, इस टेबल को यहाँ से समझ लें तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ये टेबल क्या कह रहा है, जरा और से देखिएगा, ये टेबल क्या कह रहा है, ये टेबल कह रहा है भैया कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व होता है, बेल कर्व जिसे कहते हैं, नाम सुना है बेल कर्व आपने, बेल बन रही है ना एकदम घंटी टाइप की बन रही है, जो आजकल की जेंजी को पता है ना, वो है क्या, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता, मगर मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम में ही बनी होती है इस तरह की घंटी, शायद घंटा बना होता है, घंटी बनी होती है, पता नहीं क्या कहता है, घंटा बजा मुझे भाई, साफ सी बात है। अच्छा ये जीरो है भाई, ये पॉजिटिव फिगर्स के लिए और ये नेगेटिव फिगर्स के लिए, पहले तो ये क्लियर करना, ये पॉजिटिव फिगर्स के लिए और ये नेगेटिव फिगर्स के लिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव फिगर आएगी और उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो ये हमारे लिए साइड रेलिवेंट होगी। और अगर नेगेटिव फिगर कोई आ रही है मिसाल के तौर पे, चाहिए ना, जीरो से कम आ रही है, तो ये नेगेटिव फिगर्स के लिए और ये पॉजिटिव फिगर के लिए। अभी सिर्फ आप ये समझ लें, बेल का सीधा हाथ, बेल का उल्टा हाथ, बेल का सीधा हाथ ग्रीन है, ग्रीन है पॉजिटिव के लिए, ये राइट साइड है, ठीक है ना, और ये जो नेगेटिव साइड है, ये लेफ्ट साइड है, नेगेटिव साइड है, ये समझे एक तरह से लेफ्ट साइड, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब समझ लेते हैं कि ये होगा क्या। अब इन्होंने बहुत आसान सा रूल बिल्कुल वन लाइनर में लिख दिया है कि अगर 0.5 से, अगर 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 आपका जो डी है, डी डी मीन जिसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाली जा रही है, जिसकी अभी कैसे निकालनी है बात करूंगा, अभी से डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व समझ लें, कर्व समझ लेंगे, फिर इलस्ट्रेशन करना बहुत आसान रहेगा, फिर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट हम सवाल करेंगे और सवाल के सामने ही हमारे जो है ना क्या कहते हैं चीज़ें मौजूद होंगी रेफर करने के लिए। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेट से पॉजिटिव फिगर की करनी है, ठीक है, पॉजिटिव फिगर की करनी है, ठीक है, तो आप उसमें 0.5 ऐड करेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, फॉर एग्जाम्पल हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पलें रखता हूँ ताकि समझ आ जाए, 1 2 3, 1 2 3। इसमें एक में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है 0.8 की, 0.84 की कर लेते हैं। एक में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है -1.9 की, और एक में निकालनी है हमें पॉइंट, सॉरी 1.9 होगा, क्या होगा, 1.9 हो सकता है ना, 1.9 के अंदर कोई डेसिमल प्लेस लगा लेते हैं, ठीक है, एक, हम्म, 2 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं ताकि समझ नहीं, 1.92 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 1.37, ठीक है। अच्छा पहले n.84 का मतलब है कि अगर मैं कर्व बनाऊं, बेल कर्व, बेल कर्व ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बना, राइटिंग में ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये जीरो है तो आपको क्या लगता है, सीधे हाथ वाला पोर्शन रेलिवेंट है या उल्टे हाथ वाला पोर्शन रेलिवेंट है, जरा अपने आप से सवाल करें। लाइव क्लास है नहीं, वरना लाइव क्लास होती तो बहुत मजा आता, बच्चों से पूछता लाइव में, जी क्या लगता है, सीधे हाथ वाला या उल्टे हाथ वाला है। सीधा हाथ ये होता है, सीधा हाथ, दिस दिस इज योर सीधा हाथ एंड दिस इज योर उल्टा हाथ, राइट और लेफ्ट। हाँ 0.84 ऐसा लग रहा है, जीरो से बड़ा है ना, ओ बाबा जीरो से बड़ा है भाई, जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे होगा भाई 0.84। अगर ये यहाँ पे होगा 0.84, तो आपको क्या लग रहा है, फिर इसका मतलब है कि ये वाला रीजन हो जाएगा शुरू से लेके,
शुरू से लेके, अच्छा ये जो रीजन है ना, शुरू से लेके, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेके होगा, यहाँ से ना, ठीक है। अच्छा ये जो रीजन है ये होता है 0.5, ये आधा है ना, ये आधा का होता है, ये आधा एरिया मानेगा 0.5। और जो 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 हमें टेबल बताता है ना, टेबल बताता है इस दीवार से, बताता है कि कितना ये रीजन है इस दीवार से कितना दूर है। यानी कि 0.84 जब मैं टेबल में देखूंगा ना, टेबल में देखिए इतना मुश्किल नहीं है टेबल समझना, आपको मैं बताऊं बहुत आसान है, यकीन करें। जिंदगी आसान हो जाएगी, कैलकुलेटर वाला तरीका ज्यादा मुश्किल है, उसमें पूछना भी पड़ता है कि स्टूडेंट्स, मेरी बात हो रही थी अभी, वो कह रहा था कि सर हमने सीखा था कैलकुलेटर वाला तरीका, मगर प्रैक्टिस में नहीं था तो मैं भूल गया, और ये टाइम सेविंग भी है, ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे 0.84 है जो कि सीधे हाथ पे है, तो पॉइंट ये आधा तो सफर यही हो गया, 0.5 तो प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 तो एज इट इज आ गई। अब इसके अलावा जो है ना, जो मैं हाईलाइट करूंगा ग्रीन से नहीं, सॉरी येलो से नहीं, मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा, ये जो एरिया ना, ये एरिया इसके अलावा, ये एरिया इसके अलावा है। ये एरिया कहाँ से आएगा, ये एरिया आता है कहाँ से, ये आता है फ्रॉम टेबल। टेबल कभी भी आपको 0.5 नहीं बताएगा, 0.5 तो आपको पता है ना, टेबल हमेशा यहाँ इस दीवार से बताएगा। चाहे अभी नेगेटिव वाले पे बात करेंगे तो भी यही बात होगी, अभी आप देख लें समझ लें, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इसका मतलब है 0.84 में टेबल से देखूंगा, और 0.5 में मैं क्या ऐड करूंगा, जो टेबल से फिगर आएगी ना वो ऐड कर दूंगा। मैं रिपीट करता हूँ बात को, देखो आप इस बात को, मैं इसका कब वापस बनाता हूँ। 0.84, 0.84 कहाँ पे था, 0.84 जीरो, ये जीरो है, जीरो, ये 0.5 प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक, ये बात सही है, मगर ये है जीरो पे, यानी कि मिड पे आधी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। 0.84 इस तरफ होगा ना सीधे हाथ पे, तो जो जो टेबल बताएगा वो ये वाला एरिया बताएगा, मैं ये कह रहा हूँ बार बार। टेबल इस दीवार से बताता है, माइनस वाले में भी यही होगा, मगर माइनस वाले को भी भूल जाओ, ये वाला एरिया बताता है, ये वाला जिसको मैंने किससे हाईलाइट कर दिया, बीच से। तो ये हम टेबल से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और बाकी हमें पिछला एरिया तो पता ही है, वो तो है ही 0.5, ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये पूरा 0.5 है, ये एरिया तो, ये एरिया तो वैसे ही 0.5 है। तो अब टेबल कैसे यूज करना है ये देख लो, बहुत आसान है। पॉइंट, ये टेबल गिवन होगा इंशाल्लाह एग्जाम में, नहीं हो तो एहतियातन इसका प्रिंट आउट ले लेना, ताकि अगर कोई भूल जाए। 0.8 ये रहा भाई, 0.8 ये रहा, पहला आप ये देखोगे, ये दिस इज योर फर्स्ट रो, फर्स्ट आप ये देखोगे 0.8, और 0.8 के बाद आप देखो ये दो डेसिमल प्लेस लगे, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस लगा हुआ है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस लगा हुआ है। तो ये 0.84 कौन सा हो जाएगा, 0.84 हो जाएगा 0.8 ये रहा, 0.81 है ये, नहीं ये 0.80 है, सॉरी, दिस इज 0.80, दिस इज 0.81, दिस 0.82, 0.83, दिस इज 0.84। ये हो गया कौन सा वाला रीजन, ये वाला रीजन, सॉरी हाईलाइट करना चाहिए, ये बात समझ आ रही। 0.2995 भी फॉर्मूला लग जाएगा ब्लैक शो का, मगर ये नहीं समझ आएगा तो ब्लैक शो में प्रॉब्लम होगी ना। 0.2995 यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7995। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द राइट, दिस इज ND1, दिस इज N.84, सॉरी सॉरी, क्योंकि वो आगे हमें यूज करना है ना इसको, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ बात को, ये 0.995 का 2995 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया 0.8, और ये 0.8, ठीक है। अच्छा अब आप अगला बताओ, अब अगला अगला ट्राई करो। अच्छा इसी में मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, लेट से इसी में चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान लगे। लेट से मैं कहता हूँ नहीं यार, मूड चेंज हो गया मेरा, 0.84 नहीं चाहिए, मेरा मूड चेंज हो चुका है। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये 0.84 नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 0.68। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वही होगा, ये 0.68 चाहिए, तो कोई बात नहीं है 0.68, यानी कि 0.68 जीरो के बाद ही होगा ना, जीरो के बाद ही होगा। तो ये रीजन जो है अगेन 0.18, ये 0.68 का जो रीजन है, ये वाला ये टेबल से आ जाएगा अभी, और 0.5 एवरेज ऐड होगा। अब टेबल से 0.2995 नहीं आएगा, टेबल से कितना आएगा, आओ जरा देखते हैं, चेंज कर दिया ना हमने फिगर, कितना आएगा टेबल से, 0.68 बोला है मैंने, ये मिटा दो, की जरूरत नहीं। 0.68 का मतलब क्या हो गया, 0.6 पहले ये पकड़ो, और 0.6 का 0.8, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये स्केल लेके जाए भाई, प्रॉब्लम ना हो, दिस 0.68, 8 वाला, इधर से भी टैली हो रहा है, इधर से भी टैली, ठीक है जी। 0.2518, क्या ये बात समझ आ रही। अरे भाई मुश्किल बात तो नहीं है, ब्लैक शो बस शुरू होने हो गया है, मगर इसकी सपोर्ट बात करनी जरूरी है। ये हो गया 0.7518, ठीक है। माइनस वाले पे आ जाते हैं चलो, N-1.92, अब 1.92 नेगेटिव है। अच्छा इसकी पहले बेल समझ लो, इसका बेल कैसे बनेगा, इसका बेल कैसे बनेगा, पहले इसका बेल बना लेते हैं।
इसका बेल ऐसे बनेगा, ये बेल को थोड़ा, ये बेल ऐसा, अगेन वही 0 पे 0.5, 0 पे आधी प्रोबेबिलिटी। अब ये कहाँ होगा, माइनस कहाँ पे होगा, सीधे हाथ पे होगा, दिस इज योर राइट साइड, या उल्टे हाथ पे होगा, दिस इज योर लेफ्ट साइड। सोचो सोचो जरा, अगर ये 0 है तो यहाँ पे होगा 1.92, या माइनस में तो वहां पे होगा, लेफ्ट पे होगा, कहाँ पे होगा, अपने आप से सवाल करो ना। देखो मैं तो लाइव में होता तो पूछता तुमसे यार। हाँ, वहाँ वहाँ यहाँ होगा, नहीं नहीं ये गलत है, गलत। इधर होगा, -1 पॉइंट, 0 से पहले होगा ना यार, 0 से पहले, 0 के बाद कैसे हो सकता है, 0 के बाद तो प्लस हो जाते हैं। अब कौन सा रीजन काम का है जरा देख लो यार। 1.92 में थोड़ा सा इसको साफ सुथरा बनाता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। लेट से 1.92 ये प्रोबेबिलिटी हमें ये वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, ये समझ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए। और हमें पता है जो 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 टेबल बताता है वो कहाँ से बताता है, टेबल बताता है दीवार से। तो टेबल में 1.92 से होगा, चाहिए सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल समझते हो कि जो सीधे हाथ पे होता है वही उल्टे हाथ पे होता है, जो सीधे हाथ पे होता है वही उल्टे हाथ पे होता है। तो आप ये नहीं समझिए, मिरर है, मिरर समझते हो, मिरर इमेज है। ये नहीं समझो कि जो है ना, अभी तो आपने सर बोला कि ये वाला रीजन आता है टेबल से, अब आप बोल रहे हो ये वाला नहीं, मैंने कहा कि हमेशा दीवार से आता है। अब दीवार के अगर सीधे हाथ पे जाना है तो ये वाला रीजन आ जाएगा, और अगर दीवार के उल्टे हाथ पे जाना है जैसे अभी जाना है तो फिर ये वाला रीजन आ जाएगा। क्या ख्याल है ना, मगर दोनों सिमेट्रिकल है। अगर 1.92 यहाँ भी बनाओगे ना तो शेड रीजन सेम ही बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये बिल्कुल देख रहे हो पैरेलल चल रही है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर माइनस में है तो अब बेल कर्व में क्या हो गया, अब बेल, इसका मतलब है माइनस में है, तो ये मैं फालतू चीजें मिटा रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए, मुझे देखो चाहिए येलो है, गौर से देखना, मेरे काम का रीजन येलो है, ये वाला येलो। मगर मेरे अलमिया ये कि मुझे जो है ना वो ग्राफ कौन सा बताता है, ग्राफ यहाँ सिर्फ यही वाला एरिया बताता है, ब्लू बताता है, मुझे सिर्फ यहाँ का एरिया बताता है, ये वाला एरिया बताता है सिर्फ। तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे पता है ये पूरा 0.5 है, ये पूरा पैकेट 0.5 है, आधा, ये जो आधा ग्राफ है ये आधा बेल 0.5 है, आधा बेल 0.5 है। और मिसाल के तौर पे ये कह रहा है ये कितना है, मिसाल के तौर पे ये कहता है मैं हूँ 0.2, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये कहता हूँ मैं 0.2। तो हमें तो ये 0.2 नहीं चाहिए ना, ये तो अनवांटेड है, ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो स्पेयर है, हमें तो ये चाहिए, कौन सा चाहिए, ये येलो हाईलाइट जो है, हमें तो ये दीवार तक चाहिए। ठीक है ना, हमें तो ये चाहिए ही नहीं है, ये तो अनवांटेड है, जितना मैं अभी ये करूँ ये तो सारा अनवांटेड है हमारे लिए, ये सारा अनवांटेड है हमारे लिए। तो हम क्या करें, 0.5 में से माइनस कर देंगे इसको। वहां प्लस किया था, आसान सी बात थी, यहाँ 0.5 में से माइनस, स्टार्ट 0.5 से ही होगा, या माइनस कर देंगे। तो लेट से कितना है पॉइंट, सही है आप, अच्छा 1.92 पे कितना है ये पहले देख तो लो, ये मैंने तो ऐसे दुप्पल लगाया, ये टेबल से निकालना पड़ेगा, यानी कि मैं पहले से लिख देता हूँ, यहाँ 1.92 माइनस में लिख दिया मैंने, पहले से मैंने 0.5 लिख दिया, जैसे पहले लिखा था माइनस, ये आएगा फ्रॉम टेबल, टेबल से फिगर आएगा। अब टेबल से जरा देख लो 1.92 कितना है भाई, 1.92 कहाँ गया भाई, 1.9, 0.1 नहीं, 0.1 नहीं है, 1.9 है, 1.9 गिरा, 1.9, और ऊपर क्या चाहिए, ऊपर इसको चाहिए 2 चाहिए, सेकंड डेसिमल प्लेस में 2 चाहिए। तो इसका मतलब है ये फिगर 0.476। चलो ब्लू से ये टाइप कर लेते हैं आपके आसानी के लिए, 1.9 ऐसे देखना होगा। ठीक है, अब नॉर्मल फिगर आ रहा है, मगर क्या करें, पॉइंट क्या था, 4726। मुश्किल तो नहीं लग रहा ये, क्योंकि यार ये बेसिक चीजें नहीं, ये समझ आएगी तो फिर आगे कोई काम नहीं होता। 0.0374। अच्छा 1.92 मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ नहीं यार ये 1.92 नहीं चाहिए मुझे, लेट से माइनस में ही करते हैं इसको, थोड़ा चेंज करते हैं, लेट से 0.22। अब क्या करेंगे, 0.22 दूंगा, यानी कि ये 0.2, अभी भी डायग्राम तो वैसा ही बनेगा, बेल तो वैसा ही बनेगा, बेल तो वैसा ही बनेगा भैया। कैसा बनेगा कि मिड होगा, आधा होगा 0 पे, और माइनस का मतलब है सीधा हाथ नहीं, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ, -0.22, यानी कि मुझे 0 से ये वाला रीजन मेरे काम का, मगर मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे जो रीजन बताया जाएगा टेबल से वो ये वाला बताया जाएगा, बस इस दीवार से बताया जाएगा। कोई बात नहीं, मैं पूरा जो 0.5 है, ये पूरा 0.5 है ना, आधा जो जो डायग्राम है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, इस बार कितना माइनस करूंगा, इस बार आप मुझे बताओ कितना माइनस करूंगा, 0.22 है, टेबल देख लो, टेबल बहुत आसान है, 0.22 टेबल देख लो, टेबल ज़्यादा आसान है यार, कैलकुलेटर में मैं समझता हूँ बहुत फारी हो जाएगी, 0.2, 0.2 ये रहा, 0.22,
ये 0.87 है, इत्तेफाक से 2 सेम ही आ गया, 0.87, 087 है सर, 087, इसमें गलती नहीं होने देखने में, 0.087। कहाँ गया ये, माइनस कर दो 0.5 में से, तो फिर रेलेवेंट एरिया की वो आ जाएगी। ये आ गया 0.4129, दिस इज आंसर। आंसर 0.5 से कम ही आना चाहिए वैसे, 0.1 से कम आना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये रीजन दिखाना है ना, ये रीजन है, -0.22 का मतलब है स्टार्ट से ये रीजन, तो ये तो देखें आधे से कम नहीं है, आधे से कम है ना, इसीलिए 0.5 से कम आंसर आ रहा है। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो n 1.37 क्या हो जाएगा, जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। n 1.37, पेपर में चाहो तो छोटी सी रफ डायग्राम बना लेना समझाने के लिए है, वैसे आप चाहो तो ना बनाओ। 0 1.37 सीधे हाथ पे होगा, ठीक है, इसका मतलब है हमें वो जीरो से स्टार्ट करके वहां तक जाना है, 1.37 तक जाना है, ये पूरा रीजन हमारे काम का है। इसमें से आधा रीजन तो आपको पता है यहाँ से आ जाएगा 0.5, 0.5 तो लाजमी होगा, 0.5 बल्कि लाजमी 0.5 तो क्या उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये जीरो से बड़ा है। और बाकी रीजन आपको पता है वो ब्लू एरिया कौन सा होता है, वो यहाँ से आता है, जीरो के बाद वाला रीजन बताता है टेबल, टेबल में जीरो के बाद दीवार के बाद वाला रीजन बताता है। पहले से मैंने 0.5 लिख दिया, और टेबल से जो फिगर आएगी वो मैं इसमें ऐड कर लूंगा। 1.37 का मतलब है कि मैं यहाँ गया टेबल पे, टेबल में 1.37, 1.37, 1.3 कहाँ पे जी, ये रहा 1.3, 1.3, और 7 कहाँ पे, ये रहा जी 7। मैं ऐसे गया 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 गया, 1.3 टेबल, चाहो तो आप लाइन बना लेना एग्जाम में, 1.3 और 7 का मतलब ऐसे लाइन बना लें, ये मुझे लग रहा है मेरा काम कर सकता है। 0.414 से 7 वाला भी आ रहा है, और देखने में गलती नहीं होनी चाहिए, 0.4147, ठीक है जी। ये हो गया 0.9147। ये मैंने सिर्फ आपको यूज करना सिखाया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व यूज कैसे करते हैं, ताकि ये भी बच्चे ने पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा था कि लेक्चर के दौरान ही कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं, क्लियर है बात हमें भाई। और माइनस में होगा तो क्या करेंगे, 0.5 में से माइनस कर देंगे, जो कि इसमें लिखा हुआ भी है, यहाँ पे सब बातें लिखी हैं कि लेस देन जीरो है, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5 में से, और अगर प्लस है तो सॉरी अगर प्लस में है तो फिर 0.5 ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। तकरीबन घंटा होने को आ रहा है, मगर अपने ब्लैक शो के फॉर्मूले तो देख लिए, मगर ब्लैक शो सॉल्व नहीं किया, अब ब्लैक शो सॉल्व हो जाएगा, अब आसान है ब्लैक शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली एग्जांपल हम ब्लैक शो की सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास 4 इलस्ट्रेशन है इसकी, एसीसीए की, और एक आईसीएमए का फुल फ्लैश सवाल, ठीक है। बाकी परेशान ना हो, घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, मुझे उम्मीद है चीज़ें जो हैं वो अभी तक आपको समझ आई हैं। नहीं समझ आई हैं तो मैंने आपको ऊपर नंबर दे दिया है, जहाँ कहीं मसला है आप मुझसे पूछ लेना यार, ये नंबर मैं शेयर कर दिया था आपकी आसानी के लिए, ठीक है ना। 0321 211 2963। और दूसरी बात ये है कि भाई इस यकीन से कि पेपर में अगर ये आ गया तो फुल मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, अगर आपकी अच्छी तैयारी है और आप ये चीज़ें अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक इजी टू अंडरस्टैंड रखा हुआ है, किसी ने हमसे पढ़ा है नहीं पढ़ा उसको भी ये समझ आ जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं भाई, इसमें ब्लैक शो से वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन नीचे हुआ है, सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे। मैंने आपको बताया था ब्लैक शो के लिए 5 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले आपके पास क्या क्या है, आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, मैं पहले फॉर्मूले लिख लेता हूँ। पेपर में भी आपने यही करना है, जब भी कोई सवाल देखना है अपने फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अब आसान हो जाएगी जिंदगी हमारे लिए। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले 3 है, 1 2 3। पहला फॉर्मूला सी, कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन मतलब सी, पुट ऑप्शन भी देख लेंगे, पुट ऑप्शन ज्यादा आसान है, कॉल ऑप्शन समझ आ जाएगा तो पुट ऑप्शन कोई मसला नहीं, P A × N D1, ठीक है। N D1 कैसे होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमें यूज करना आ गया तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। D1 अभी हमारे पास अगले फॉर्मूले में आ जाएगा, D1 आपको पता है अगला फॉर्मूला है, और D2 उसका भी अगला फॉर्मूला है। P A × D1 ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अवेलेबल नहीं होगा ये फॉर्मूला, किसी ने मेल करके भी पूछा था तो मना कर दिया था आईसीएमए वालों ने। एसीसीए में बहरहाल जो एसीसीए के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनको फायदा है कि उसमें मिल जाएगी, P E N D2 E − R T, ठीक है जी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को अचीव करने के लिए हमें D1 निकालना पड़ेगा, जो कि है ln PA/PE, ठीक है। कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं, +R + 0.5, 0.5 थोड़ा तमीज का बना लेते हैं, S² × T,
डिवाइड बाई एस रूट टी। और D2 बहुत आसान है, D1 निकालेंगे, D2 का पहला चीज D1 माइनस ये जो D1 का डिनोमिनेटर है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब डेटा बना लेते हैं। इस सवाल में आपको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। इस सवाल में आपको 100 गिवन है। व्हाट इज 100 मुझे बता दें। PA है, PE है, प्राइस तो है, P दो है ना हमारे पास, एक PA और एक PE है। लेकिन थोड़ा डेटा आप भी सोचें ना, आप मेरे साथ नहीं सोचेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। क्या लग रहा है? हम्म। बताएं शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हैं। ये PA, पांच चीजें होनी चाहिए। PA होनी चाहिए, PE एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 95, रिस्क फ्री रेट 10% है, जिसको हम 0.1 कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल में रखना पड़ेगा हमें, एनोलाइज रखना पड़ेगा और डेसिमल में रखना पड़ेगा। 10% वो वैक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, ये वैक नहीं है, ये फॉरेक्स टाइप का एरिया है। तो यहाँ पे 0.1 लगेगा, डेसिमल में चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, एस होती है। एस कितना है, 50% है, अगेन इसको भी डेसिमल में रखना है 0.5। और T फॉर टाइम, टाइम जो है वो 3 मंथ्स लिखा हुआ है। आपको पता है साल जो होता है वो 1 होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एनुअलाइज होना चाहिए, फॉर्मूला लिखवाते हुए ये देखा, लिखवाया था ना, टाइम एनुअल ईयरली होगा टाइम। तो एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने में कितने साल होंगे, 3 महीने का मतलब हो गया है, ये पूरा साल नहीं बनेगा, ये 0.25, 3/12, यानी कि 0.25 बनेगा। ठीक है जी, 5 इंग्रेडिएंट आ गए। अब मेरे ख्याल से जिंदगी बहुत आसान है। पहले हम D1 निकालेंगे, स्टेप वन हमारा D1 होगा। D1 क्योंकि D1 और D2 आप देखें, अगर गौर करें हो क्या रहा फॉर्मूला, D1 वो यहाँ इस्तेमाल होगा, और जो D2 है वो यहाँ इस्तेमाल होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ये ध्यान में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ND1 और ND2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मैंने सिखा दिया। D1 D2 अभी हम देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारी ग्रेव अलहमदिल्ला हो गई है। एक्साइज प्राइस क्या होती है ये सब मैंने एग्जांपल के थ्रू एक छोटी सी फनी एग्जांपल बना दी थी दोस्त को इन्वॉल्व करके। ठीक है। अब मेरे ख्याल से जिंदगी बहुत आसान है, जरा देख लेते हैं। D1 कैसे निकलेगा भैया, फॉर्मूला है LN PA PE, लॉग ऑफ, चाहिए लॉग कहाँ पे मिलेगा ये मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे देखेंगे LN लॉग के बराबर लिखा है मेरे पास, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें लॉग है, उसके बराबर LOG जो लॉग लिखा हुआ है उसके बराबर ही LN लिखा हुआ है। IN नहीं है, LN है, नेचुरल लॉग कहलाता है ये। खैर, प्लस R कितना है जी, 0.1 है। वेन देखें फॉर्मूला आपको पता है तो फिर जीत है आपकी। अब बोलो सर फॉर्मूला कौन याद करेगा, यार देखो 5 4 दफा मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ, 5वां ICMA का सवाल होगा, यार फिर तो मतलब मैं समझता हूँ कि हो ही जाना चाहिए। 0.5 एज इट इज है। एस कितना था, एस भी इत्तेफाक से 0.5 है, इत्तेफाक से। और T 0.25 है, डिवाइड बाय 0.5, साफ इतना लिख देते हैं, डिवाइड बाय एस जो कि 0.5 है इत्तेफाक से, और रूट 0.25। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको पहले बच्चों, मतलब बिल्कुल आसान बच्चों की मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, कि आप पहले इसको सॉल्व करो, इससे स्टार्ट करो पहले। आप ये मुश्किल चीज को सॉल्व करो जो ज्यादा कंजेस्टेड है ना, यानी कि 0.5 स्क्वायर, मैं भी कैलकुलेटर पे साथ साथ आपके सॉल्व कर रहा हूँ, इंटू 0.5, ताकि एक्चुअल रिएक्शन टाइम आपके सामने आ जाए और आप भी साथ साथ करोगे। 0.5 स्क्वायर इंटू 0.5। ठीक है, ये मैंने कर दिया। पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करो, उसमें आप इसको ऐड कर लो, 0.1। ठीक है, उसमें आप उसको ऐड कर लो। अब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये ब्रैकेट में बढ़ गया। अभी प्लस नहीं कर सकते, अभी प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 0.25। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.25, 9/160 आ गया मेरे पास अभी तक। मैं रिपीट करता हूँ बात को, मैं रिपीट करता हूँ बात को, देखो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें, ये ना हो ना कि मैं सब चीज़ें सिखा दूँ, कैलकुलेटर चलाना ही ना आए तुम्हें, तो पता चला मैं तो अपना सॉल्व करके बैठ गया हूँ और आप वीडियो में बैठे परेशान हूँ, पता नहीं सर ने कैसे सॉल्व कर लिया, सर ने कहाँ से सॉल्व कर लिया, मेरा तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने वापस कह रहा हूँ कि भाई पहले आप इस 0.5 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये सॉल्व कर लो, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करो, आप ये करने के बाद फिर आप जो आंसर आएगा इसका, उसमें 0.1 ऐड करो ताकि अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हो जाए। बॉड मास है यार, मैं ही बताऊं, अगर मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ, आप लोगों को आपको पता है, जो लोग फिजिकल क्लास में से पढ़ते थे उनको पता है कि मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ। ठीक है ना, मैथ्स भी मैं आपको बता देता रहता था, ऑनलाइन वालों को भी बताइए बात शायद अच्छे से। तो ये इसमें ऐड कर दिया, अब ये हो गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे, 0.25 से। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, मेरा आ गया 9/160। अब इसके बाद मैं इसको प्लस करूंगा किससे, अब मैं इसको प्लस कर दूंगा LN 100/95। LN पूरा लिखूंगा, ब्रैकेट खुला हुआ है पहले से ही, 100/95 लिखूंगा, ब्रैकेट मुझे क्लोज करना पड़ेगा, पहले से ब्रैकेट मेरे पास खुला हुआ था साइंटिफिक कैलकुलेटर में। 100/95 करके मुझे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने इसको कर दिया, ये बन गया 0.10754, ऊपर वाला जो फिगर मेरे पास है ना,
आप पेपर में चाहो तो ना लिखो, मगर मैं आपके लिए अभी लिख रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। डिवाइड बाय, आप इसको डिवाइड करना है कैसे? 0.5। अब ये भी एक तरीका है कि मैं जो आंसर है इसको पहले मैं डिवाइड कर दूँ 0.5 से। पहले मैं इस 0.5 से डिवाइड कर दूँ, फिर दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं ना इससे। ये जो फिगर है इससे ये भी डिवाइड हो रहा है, इससे ये भी डिवाइड हो रहा है। पहले मैं इससे डिवाइड करूँ, फिर जो आंसर है उसको वापस डिवाइड कर दूँ √0.25 से। ये बन गया 0.43। देखो चेक करो, आ रहा है तुम लोगों का 0.43? D1 0.43 आ रहा है मेरा भाई। मेरा तो D1 आ गया 0.4। और D1 ही असल है, क्योंकि आगे तो गेम बहुत आसान है। रिपीट करता हूँ बात को, 5 इंग्रेडिएंट पता होने चाहिए, सही है ना? 5 इंग्रेडिएंट को हमने फॉर्मूला में पुट करना था। फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको टेक्निक बता दी। वैसे तो जिनका मैथ्स स्ट्रांग है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा ये 2 मिनट लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे मुझे। अगर बहरहाल मैंने फिर भी बता दिया, कोई चाहे तो उसको रिवाइंड करके वापस सुन ले। अच्छा, D2 निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था? D1 - S√3। D1 हमारे पास आ चुका है 0.43। मैं वापस लिख रहा हूँ फॉर्मूला, चले आपके आसानी के लिए। S√3, ये मैंने D1 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है? अप्लाई किया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि D1 भी हमें पता है पिछले वाले फॉर्मूले से। ये रहा D1। D1 अभी निकाला ना, 0.43। D2 निकालने के लिए जिंदगी ज़्यादा आसान है। और S√, और ये S√T तो ये डिनोमिनेटर में था ना, एवरेज छात्र। अब आप इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया D2 मेरे हिसाब से 0.1 है। D2 भी नहीं बनेगी। अब क्या करना है? अब दो फॉर्मूले हमारे किल हो गए। D1 किल हो गया, D2 किल हो गया। अब मेन फॉर्मूला ही है। इसमें देख लो, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है इसमें, मसला ये है कि पी ए तो मैं पता है 100 है। पी ए तो लग जाएगा यहाँ पे। मगर पी ए को मल्टीप्लाई करना है N D1 से। ये N D1 क्या है? N D1 एक सिंगल चीज़ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1। N D1 क्या है? अब आप ये देखो, D1 D2 निकाल लिया। अब आपका अगला स्टेप क्या है? सॉरी, पी नहीं, पी तो पता है। N D1 निकालना है, यानी कि एन निकालना है 0.43। यार ये तो बड़ा आसान ही है। 0.43 एन कैसे निकलेगा टेबल से? टेबल से अभी तो इतना मैंने सिखाया कि एन 0.68 होगा तो क्या होगा, 1.37 होगा तो क्या होगा, 0.22 क्या होगा तो क्या होगा। मैंने क्या बोला है? 0.43 बोला है यार एन, तो निकल आएगा ना। अच्छा पहले तो बताओ, पहला काम क्या करेंगे? 0.5 ऐड होगा, लेस होगा? अभी इतनी मेहनत हुई है तुम लोगों के साथ यार, इसीलिए हुई ना, ताकि यहाँ प्रॉब्लम ना हो। बताओ, जवाब दो। ऐड होगा, लेस होगा भाई? भैया प्लस में लिखा हुआ है, अभी इतना समझाया है यार। ऐड होगा, ठीक है? 0.5 ऐड होगा और ये फिगर में रहेगी टेबल से। और D2, N D2 क्या होगा? N D2 भी देख लो साथ साथ, 0.18 है ये। इधर लेस हो जाएगा 0.5 में से। हम्म, ये ऐड होगा ये। अरे क्या हो गया सर, क्या हो गया सर? रात का टाइम आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो तो गलत थोड़ी बोलोगे। ये भी ऐड होगा भैया, क्योंकि ये भी प्लस में है। अरे 0.18 इधर होगा ना लड़के, ये जीरो होता है ना, 0.18 इधर होगा। और 0.43 और आगे होगा। पॉइंट दोनों हैं तो सीधे हाथ पे ही ना भाई। वो अलग है, वो अलग है, दोनों की अलग फिगर निकालनी है, ठीक है ना? तो ये दोनों में 0.5 तो कंफर्म है ना, 0.5 तो कंफर्म है इनके पास, बल्कि 0.5 ज्यादा ही होगा। इसके पास ये ज्यादा होगा, दूसरे वाले के पास ये ज्यादा होगा। खैर, ये मैंने डायग्राम बना दी सिर्फ समझाने के लिए, मैंने नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत है। पेपर में कोई डायग्राम जाए तो बना लेना। 0.43 टेबल से कर लेते हैं। टेबल मैंने आपको यूज करना सिखा दिया। 0.43, 0.4 यानी कि दिस रो इसका, पेपर में इसका लाइन बना लेना 0.4। और 0.3 ये रखा। तो कहाँ जेल बन रही, कौन पकड़ा गया? ये पकड़ा, ये पकड़ा गया। 0.1664 पकड़ा गया, ठीक है ना? 0.1664 पकड़ा गया। 43, 0.1664। समझ आना चाहिए यार, बाकी तो खैर है। ये कुछ मिट गया मुझसे लगता है। सॉरी, ये था ना यार, टेंशन नहीं लो। आर ये रहा 0.1, ये लिखा हो। 0.5 एज इट इज ये रहा। एस स्क्वायर ये रहा 0.5 स्क्वायर, और टी ये रहा। टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल वही फॉर्म लगा है। अच्छा, ये कितना था पॉइंट यार, मैं भूल गया देखो। ओहो, 0.1 0.1664 येलो से हाईलाइट किया था।
0.1 और 0.18 कैसे आएगा, ये तो तुम खुद ट्राई करो। 0.18 कैसे आएगा, सोचो, चलो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, 0.18 को सोचो, 0.18 को सोचो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, चलो बस 0.18 को सोचो, सामने सामने। सोच लिया, सोच लिया। चलो बताते हैं। 0.1 ये रहा, और 8 ये रहा। 8 ये सेकंड, दो डेसिमल प्लेस है, इसको सेकंड में देखना है, दो डेसिमल प्लेस है, सेकंड में देखना है। 0.1 8 0.7 0.07 एन भी समझ आ गया भाई। चलो अब गेम खत्म करते हैं भैया, बहुत गेम हो गई। गेम खत्म करने का टाइम आ गया। फॉर्मूला क्या था सी का? सी का फॉर्मूला क्या था? याद करो। EAND1। मुझे भी दो तीन दफा सॉल्व करा के याद हुआ है, वरना पहली बारी में याद नहीं हो रही है। मगर टेंशन नहीं लो, क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर किसी को आ गया फिर ये कुछ भी नहीं है, अभी आप देखोगे। तो हमें PA पता है, PA कितना था, हमने ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया था, 100 था। सही है ना, 100 था PA। ND1 अभी निकाल लिया, 0.664। यार इसकी लॉजिक देने का टाइम नहीं होना, बड़ी मजेदार लॉजिक है। बहुत बेकार लॉजिक है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ से शो हो रही है और टाइम वैल्यू कहाँ से शो हो रही है। तो बड़ा मजेदार लॉजिक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी लॉजिक भी है, मगर मसला ये है कि यार टाइम कम है, तुम लोगों के पास भी टाइम नहीं है, पेपर करीब है। और हमारे पास भी ऑब्वियसली टाइम कम है, वरना इसकी बड़ी बेहतरीन लॉजिक है जो बताई जा सकती है। एक्सरसाइज प्राइस 95 थी इसकी, PE 95 था इसका, ऊपर लिखा हुआ है डेटा में, आपने एम को नोट कर लिया होगा इसको पहले से। और ND2 हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया, ND2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू 0.5714। ई है, ई कैलकुलेटर में कैसा है कभी दिखा दूंगा। आर इज पॉइंट रेट, फ्री रेट विच इज 10%। आर 0.1 था, ये रहा आर, ये रहा आर। और टी जो था 0.25 था, ये रहा T 0.2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ई जो है ना कहाँ से आता है, ई के लिए मैं आपको बता दूं, ई आता है शिफ्ट दबा के LN। जो आपने LN देखा था ना, LN, सिर्फ शिफ्ट दबा दें, शिफ्ट दबा के करेंगे ना, तो ये ई आ जाएगा, छोटा ई आ जाएगा। ठीक है ना, छोटा ई। इसमें मैं कहूँगा पहले आप ये वाली साइड फॉलो कर लें, मैं भी यही करूँ साथ साथ। पहले मैं यार स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कैलकुलेटर हाथ में मेरे। ई पे मैंने लिखा तो उसने खुद ही पावर दिखा दी, -0.1 इंटू 0.25। पहले मैं ई सॉल्व करा, ये बन गया 0.9753। 0.9753 बना है सिर्फ ये वाला पार्ट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे, मल्टीप्लाई कर लूंगा 0.5714 और 95 से, तो 52.9 ये वाला रीजन आ जाएगा। मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, पेपर में आपने ऐसे नहीं लिखना, पेपर में आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लेने। ये आया था कितना, 0.975। ठीक है, और 100 इंटू बाकी फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 100 को, सही प्लस नहीं है भाई, माइनस है, सॉरी मैंने प्लस डाल दिया गलती से। तो देखो अभी भी मुझे गलती हो गई फॉर्मूले में, हाँ अगर प्लस होता तो गेम कहीं और चली जाती। तो सॉल्व करो यार, क्या बना, 95 इंटू 0.5714 इंटू 0.9753, 100 इंटू 0.6664 माइनस आंसर। 95 इंटू 0.5714 इंटू 0.9753, 56.64 माइनस 2.942, 13.7 आया, 13.7। व्हाट इज दिस, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। यहाँ तक बात समझ आएगी, ये 13.7, ये आगे जाएगी कॉल यूजिंग इलेक्शन, यहाँ बराबर मिलेगी। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना आ गया, 13.7। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एविडेंट गेन। इंट्रिंसिक वैल्यू एविडेंट गेन जो कि एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क होता है, जो कि 5 रुपये था। एक्सरसाइज प्राइस आप देखो कम है, 95 है, और मार्केट में 500 रुपये का शेयर हो गया, 5 रुपये। और टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो आपको पता है डिफरेंस होता है।
मैंने क्लास के शुरू में बताया था। चलिए जी, दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। पहली इलस्ट्रेशन अगर आपको सही समझ आ गई तो अगली तीन इलस्ट्रेशन इंक्लूडिंग जिसमें पुट ऑप्शन भी आ रहा है, वो आपको कोई मसला नहीं होगा। इनफैक्ट आईसीएमए का सवाल भी आपके लिए पीस ऑफ केक होगा, पीस ऑफ केक होगा। कोई सवाल है यहाँ पे? क्लियर हो गई बात? इलस्ट्रेशन यहाँ से सॉल्व हुई है कि मैंने एक वन स्क्रीन आपके सामने रख दिया। कोई स्नैपशॉट रख के सेव करना चाहता है कर लिया, वरना नोट करना ज़्यादा मुनासिब है। नोट करना ज़्यादा मुनासिब है। कुछ बात समझ आई भैया? मुश्किल तो नहीं था यार, तीन फॉर्मूले थे। D1 और D2 का गेम था, D1 का असल गेम था। D2 भी आसान है। तो स्टेप्स क्या बने? पहला स्टेप क्या बना? अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, पहला स्टेप बना D1 निकालो भाई, मेन स्टेप ये है। फिर दूसरा स्टेप है D2 निकालो, D2 बहुत बच्चा स्टेप है, आसान स्टेप है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फिगर्स निकालो, दोनों के N1 D2, और फिर लास्ट में इसको अप्लाई करो। सिंपल, हो गया ब्लैक। ये था ब्लैक। अब ये नहीं कि वीडियो देखो नहीं, आगे की आगे की वीडियो भी देखनी है यार। आगे मैं तीन स्टेशन और कराऊंगा और एक आईसीएमए का भी सवाल करा देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। मगर बात समझ आ रही है? टेंशन तो नहीं हो रही है? क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। एक ही वीडियो बना देता हूँ ना, या पार्ट्स बनाऊँ इसके? दो तीन पार्ट्स में ब्रेक ब्रेक करूँ क्या यार? एक ही बात है ना, एक ही फ्लो में बैठ के कर लो समझो। ब्लैक शो की वीडियो देख, ब्लैक शो की फिल्म देख रहे हो समझो, अल्लाह माफ करे। ठीक है भैया, ये मैंने आपको बता दिया भैया। ब्लैक शो मॉडल आंसर इनका भी यही आ रहा है, 8.7 इन्होंने स्प्लिट कर दिया है। 13.7 हमारा भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है। चले ठीक है, मैंने इसको देख के नहीं कराया भाई। अच्छा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग आप खुद ट्राई करते हो जरा? मुझे सबसे गुजारिश है, जरा खुद ट्राई करो ना एक दफ़ा। एक मिनट, ये वीडियो पॉज करो, फिर ट्राई करो। फॉर्मूले लिख लो पहले तीनों, और फॉर्मूले लिखो और ट्राई करो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या कहते हैं? हम्म। फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले इतने मुश्किल तो नहीं है, मैं चलो वापस लिखता हूँ फॉर्मूले ताकि शायद आपको याद हो जाए इसी बहाने। क्या फॉर्मूला? PA × ND1। ठीक है ना? पी ए आपको पता है एक्सरसाइज प्राइस होती है, सॉरी मार्केट प्राइस होती है, सॉरी। वो ई होती है, ई फॉर एक्सरसाइज ना। ND1 आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, -PE/ND2। ठीक है, यहाँ तक तो फॉर्मूला बहुत आसान सा है। बस में एक चीज ऐड हो जाती है, E - RD। RT इज रिस्क फ्री रेट एंड टाइम। ये मेन फॉर्मूला। मगर इस फॉर्मूले को अचीव करने के लिए हम D1 को अलग करते हैं और D2 को अलग करते हैं। D1 का फॉर्मूला क्या था? LN PA/PE प्लस R + 0.5 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, S² × T अपॉन S। ये थोड़ा है फॉर्मूला, वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा क्लियर। और D2 बहुत आसान सा है। D1 निकालो, पहले D1 निकालो, माइनस कर दो जो इसका डेनोमिनेटर, ऐसे रूप। ये D1 D2 आ जाएगा, इसका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दोगे और फॉर्मूला प्लग इन कर दोगे तो बस सॉल्व हो जाएगा। चलो जल्दी से ट्राई करो, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश, 5 मिनट में ट्राई करो। अच्छा चलो मैं सॉल्व कराता हूँ 5 मिनट। मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। अच्छा, इसका पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या क्या है इसका? PA क्या होगा इसका? पढ़ लेते हैं सवाल। सपोज द रिस्क फ्री रेट इज 5%। PA चाहिए, PE चाहिए, R चाहिए, S चाहिए और T चाहिए। ठीक है ना? 5 चीज़ें चाहिए, सवाल हो जाएगा। रिस्क फ्री रेट 5% है तो ये तो 0.05 होगा, डेसिमल में लिखते हैं ना। जो चीज़ मिलती जा रही है प्लग इन कर लो। जैसे वैक में होता था ना, वैक में याद है ये हम इसी तरह का मॉडल बनाते थे, जिन्होंने वैक हमसे पढ़ाया है उनको ये बात पता है। वैक अब आपके लिए आसान हो गया है। तो पी जो जो मिलता जाएगा इंग्रेडिएंट वो लिखते जाएंगे, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में डेटा गिवन हो। तो R इज 0.05। सही है। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 34.64, तो इसको आप लिख दोगे 0.3464, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। 0.3464 स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 0.3464 स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाओ, अल्लाह भला करे, नीचे क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है 6 मंथ कॉल। 6 मंथ कॉल का मतलब है 6/12, यानी कि 0.5 आपका टी हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लें, अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें रह गई हैं? एक हमारे पास PA रह गया, PE रह गया। तो आगे कह रहा है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस PE होता है 1.48, रिवर्स ऑर्डर में सारा डेटा दिया हुआ है। और करंट मार्केट प्राइस जो कि एसेट होता है, एसेट की वैल्यू, करंट वैल्यू होता है 1. ठीक है जी, 5 चीज़ें आ गई, जरा ट्राई करें। शाबाश, देखें। अब तो हो जाना चाहिए। नहीं, ट्राई तो कर लें। ठीक है, एक मिनट जी। हो गया?
हम्म। जवाब दें। अच्छा, 1 मिनट आप ट्राई करें। लेकिन ये हो जाना चाहिए यार अब। चलिए, तो जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है हमारी, इंग्रेडिएंट आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो पहले मेरे ख्याल से हम D1 निकाल लेते हैं। हमेशा कितना, तो D1 का फॉर्मूला क्या है जी? D1 का फॉर्मूला हमें पता है। हम्म। LN वाला फॉर्मूला है ना, LN वाला। लॉग ऑफ PA अपॉन PE। याद आया? प्लस है यहाँ पे, उसमें माइनस मेन फॉर्मूले में, इसमें प्लस है। हाँ। मुझे पता है कुछ लोग माइनस बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है बेटा। आप लोग अभी सामने नहीं हो, मगर मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने सोचा यहाँ पे माइनस है। माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है। So, अच्छा जी। लॉग ऑफ, सॉल्व कर लेते हैं जी। 1.64 डिवाइड बाई 1.48 प्लस आर इज 0.05। इंग्रीडियंट आइडेंटिफाई हो गया, मुझे डेटा को देखने की जरूरत भी नहीं है। और एस कितना है? 0.3464 स्क्वायर कर लें। ये ख्याल है कि ये 0.3464 6 नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट, और फिर ये एक और ब्रैकेट आएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा टी से। टी इसमें 0.5 है, आई गेस। हाँ, 0.5 डिवाइड बाई एस रूट टी। व्हाट इज एस? 0.3464 0.5। चलें जी, D1 सॉल्व कर लें। तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पहले कोने से स्टार्ट करें, पहले ये कोने वाला साइड है ना, ये सॉल्व करें। अपॉन ही ब्रैकेट है। 0.3464 स्क्वायर है ना, पहले इसको आप मल्टीप्लाई करें 0.5 से। फिर जो आंसर है इसमें 0.05 ऐड करें, ताकि पहले ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट सॉल्व हो जाए पहले। फिर जो आंसर है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर 0.5 है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। प्लस वाली कहानी जो है ना, LN वाली कहानी, उसके बाद आएगी। यार अभी कैलकुलेटर भी देखो सही नहीं चलाओगे ना, तो मेरा सारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ। ये आ गया 0.157652 3। 0.157652 3 डिवाइड बाई, अब पेपर में टाइम कमी की वजह से डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, तो पॉइंट डिवाइड बाई 0.3464। 0.3464 से भी डिवाइड करना है, फिर वापस जो आंसर आएगा उसको एक और दफ़ा डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 0.5 का अंडर रूट। 0.64363। 36। ये D1 आ गया। D2 के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है? D1 माइनस एस रूट टी। तो D1 मुझे पता है पहले से। एस मुझे पता है 0.3464 है। नीचे वाला डिनोमिनेटर इधर कॉपी हो जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इंटू रूट ऑफ 0.5। D2 भी हमारे सामने आ चुका है। कितना हो गया जी? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -0.3464 इंटू रूट 0.5। 0.3986। 0.3986 कर लो, 0.4 कर लो, मेरे ख्याल से एक ही बात है। 0.4 कर लेते हैं। 3986 था, तो वो 87 है। 3987, तो 0.4 कर लिया। और अब आपको क्या करना है? D1 D2 आ गया। अब अगला स्टेप मेन फॉर्मूले में, आपको पता है कि मेन फॉर्मूले में इसका वो चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इसको हम फिर ND1 D2 कर लेते हैं। प्लस में तो 0.5 पहले से लिख दिया, जो कि पहले से मौजूद होगा, और फिगर टेबल से आएगी। ND2 में भी सीखना है, जगह हम क्यों खामा में छोड़ें। 0.5 पहले से लिख दिया, जगह ऐड होगी। तो टेबल से पॉइंट, अच्छा ये कितना है? ND1 पहले पूरा लिख लेते हैं ना। 0.6436। तो वहां पे ना तीन, दो डेसिमल प्लेस हैं खाली। तीन भी आ सकते हैं, तो तीन भी आ सकते हैं, तीन वाला भी टेबल आ सकता है पेपर में वैसे। तीन वाला टेबल भी दिखा सकता हूँ मैं, अगर बोलोगे। तो उसमें क्या होता है तीन वाले टेबल में, मैं बता देता हूँ। तीन वाले टेबल में अगर, यार अभी है नहीं मेरे सामने, मगर उसमें फिर ये होता है कि ये 0.64 यहाँ लिखा होता है। एक बात करो, लेट से 0.644 है आपका। तो उसमें क्या होता है कि ये देखना, 0.64 यहाँ लिखो तो बड़ा टेबल होता है। 0.64 यहाँ से उठाओगे, मिसाल के तौर पे 0.64 के सारे लिखे, और 4 यहाँ से आ जाएगा, फिर वो 0.004 होता है। ये भी मतलब कुछ इसमें होता है, मगर अभी फिलहाल आप इससे कर लो, जो अभी आपके पास फिगर है अवेलेबल।
ताकि प्रॉब्लम ना हो। और अब चाहो तो ये टेबल ले जाना यार टेबल, मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर गलत करेगा इस टेबल से। मतलब 3 डेसिमल प्लेस की जगह 2 डेसिमल प्लेस पे कर लो ना, क्या मसला है। वरना बोलोगे तो उसकी फिर अलग कोई वीडियो बना दूंगा कि 3 डेसिमल प्लेस वाला टेबल कैसे देखते हैं, अगर बोलोगे तो। मेरे ख्याल से तो इससे भी काम हो जाना चाहिए यार। 0.5 प्लस 0.64, 0.64 कहाँ से आएगा? 0.64 की इस टेबल से निकाल। 0.6 ये रहा, 0.6 ये रहा, और 4 ये रहा। पकड़ा गया, 0.2389, 0.238। ये कितना है? 0.4 है जी। 0.40 हो जाएगा, तो इसमें 0.5 पहले से ऐड होगा। वजह आपको पता है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा वापस से। कि ये सीधे हाथ पे आ रहा होगा ना, 0.4 इस साइड पे आ रहा होगा। 0.4 इस साइड पे आ रहा होगा। 0.5 तो पहले से हो गई होगा, बाकी टेबल से आ जाएगा। ये वाला रीजन टेबल से आता है ना, दीवार के बाद वाला, इस दीवार के बाद वाला। ठीक है जी। तो टेबल देख लेते, 0.4। 0.4 पहले से यही हुआ, और पता नहीं। अगर 0.40 है ना ये, 0.400। 0.155। चले, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया। अब लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करना रह गया। फॉर्मूला क्या था? सी इज इक्वल टू पी ए। सी बहाने फॉर्मूला याद भी हो जाएगा आपको। फिर यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, चेक कर लो। और ई माइनस आर टी। पी ए हमारे पास मौजूद है, हमने पहले से वर्किंग बनाई हुई है। 1.64 जीरो पी ए। एन डी वन अभी हमारे पास आ गया, 0.7389। सॉरी, वन पी ई कितना था? 1.48 इंटू ई। ई आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा। आर हमारा कितना था? रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट ये था 0.05, और टी 0.5। चलो जी, सॉल्व कर लो। पहले ई सॉल्व करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अपने पास आ जाएगी, 0.2657। और ये डॉलर में सवाल था, ये डॉलर में सवाल था। $1 में 100 सेंट्स होते हैं। इसमें जो इसका आंसर दिया हुआ है उन्होंने उसको सेंट्स में दिया हुआ है, 26.6 सेंट्स। वैल्यू ऑफ कॉल। मैंने कॉल ऑप्शन के आपको 2 सवाल करा दिए। ठीक है जी। और पुट ऑप्शन भी इसी तरह का है, बहुत आसान है। उसके भी मैं आपको 2 करा दूंगा। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 का आंसर ये रहा, 26.6 सेंट्स। ठीक है जी। इन्होंने अलग तरीके से किया, हमने अलग तरीके से किया, तकरीबन। खैर, जो भी है मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बात हमें भाई? 2 चीज़ें हो गई। अब पुट ऑप्शन पे आ जाते हैं जल्दी से, बगैर टाइम जाए कि इतना मुश्किल नहीं, पुट ऑप्शन ज़्यादा आसान है अगर आपको कॉल ऑप्शन आता है तो। पुट ऑप्शन राइट टू सेल होता है। वो कह रहे हैं भाई पुट ऑप्शन के लिए कुछ भी ना करो। बुक में कुछ उल्टे सीधे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपके आई से मेरे सूचना में मैंने देखा, कुछ लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई हैं। आप सिंपल कर लो। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू सी माइनस पी ए प्लस पी इंटू ई आर माइनस टी। ये कितना आसान फॉर्मूला है, इसमें से अक्सर बातें तो हम नहीं करेंगे। अब वो अलग बात है, पेपर में अगर पुट ऑप्शन आएगा तो पहले कॉल निकालना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हाँ ठीक है, ये ध्यान में रहे आपके। फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। सी कॉल ऑप्शन था। मैं लिख देता हूँ ना फॉर्मूला। चाहो तो अलग से इसका डेटा बना लो, अलग से बनाना है, अलग से हेडिंग बना लो रजिस्टर में। जैसे यहाँ मैंने हैंड आउट में भी अलग से दी है।
वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। फॉर्मूला क्या है जी? पी इज इक्वल टू सी। वहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ जो हैंडआउट में लिखा हुआ है। यहाँ पे सी क्या है, पी क्या है, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन जो कि निकालनी होगी, तो अक्सर निकालनी होगी। इसके लिए हमें चाहिए क्या है, सी चाहिए, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो कि हमने 2 बार देख ली, आज सेट हो गया अलहमदिल्ला हमारा। हमें पी ए चाहिए होगा। आपको पता है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, करंट मार्केट प्राइस, ये लिखा था हमने, क्या लिखा था, करंट मार्केट प्राइस लिखा था। जो वर्डिंग ऊपर लिखी थी मैं चाह रहा हूँ कंसिस्टेंट है। करंट मार्केट वैल्यू प्राइस ऑफ एसेट। तो ऑलरेडी हमारे पास यूज हो गई होगी। एसेट शेयर है जो भी करेंसी है, साइज प्राइस। आपको ई पता है, ई सेम रहता है। आर आपको पता है रिस्क फ्री रेट है। इसमें एक इंग्रेडिएंट नहीं है, हाँ कौन सा नहीं है, वो एस नहीं है, मगर वो एस चाहिए होगा क्योंकि वो कॉल ऑप्शन की वैल्यू नहीं आएगी ना अभी टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो यही एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, इसमें वही पुरानी एग्जांपल थी। 100 की वो है, 95 की वो है स्ट्राइक प्राइस, 10% का रेट है। इसमें हमने कॉल की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है 13.7। 13.7 कॉल की वैल्यू निकाली हुई है। इसी में हम अगर अप्लाई कर लें, फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू सी माइनस पी ए प्लस पी ई इंटू ई माइनस आर टी। देख लें, बहुत आसान फॉर्मूला है। सी की वैल्यू हमने निकाली 13.9, एफ एम नॉट फ्रॉम 13.7 है। अभी निकालती है ना थोड़ी देर पहले, ये रहा। अरे दिखा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है। मैं तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब गेम आसान हो गई, अब चीज़ें हमारे रडार में आ गई हैं। अब हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। पेपर में आएगा तो संभाल सकते हैं। 13.7 निकालते हैं इसी डेटा में, ये वही डेटा इसमें रिपीट किया। वही वाला ना ऊपर वाला, वही 100 है, वही 95 है। ई ए कितना था इसमें भैया, एसेट, एसेट की साइज प्राइस 95 थी, एसेट की वैल्यू करंट प्राइस थी 100, साइज प्राइस थी 95। और 95 मल्टीप्लाई होगा जी, 95 खाली मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ? ये देन मेरा ये ना पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो ई इंटू आर माइनस टी है, ये सिर्फ पी ई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देन मेरा 95 चाहो तो ब्रैकेट में कर लो इसको, माइनस आर, आर क्या था, रेट 10%, मल्टीप्लाई बाय टी, टी टाइम पीरियड 3 मंथ्स था मेरे ख्याल से, फैम नॉट फॉर्म 3 मंथ्स था ना, 0.25 ना, माइनस में आ ध्यान में। सॉल्व कर लें जी, कितना आ गया सी, कितना आ गया भैया, पी कितना आ गया, 6.35। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग अभी हमने सॉल्व की, इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। वही टेस्ट अंडरस्टैंडिंग सॉल्व सॉल्व कराया हुआ है, हम वहीं पे कर लेते हैं इसको सॉल्व, इसी सवाल के साथ। तो सवाल किया था ना, हम इसी के साथ कर लेते हैं, ठीक है नीचे। ये हमने किया था, सी कितना निकालता है, 0.266 निकालता है ना। यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। पी इज इक्वल टू सी माइनस पी ए, सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे वो डी वन से स्टार्ट होता है, इसमें पी जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। और ये पहले माइनस है प्लस है, इंटू ई माइनस आर टी। कॉल की वैल्यू 0.266 आई है, 2657। ये रहा। इसमें पी ए हम ऐड कर लेते, पी ए हमने निकाल लिया था 1.64, पी ई हमारे पास 1.48, ई की पावर माइनस आर 0.05, और टी हमारे पास है 0.5। चलिए अभी सॉल्व करेंगे, पी कितना आ रहा है, ये चेक करें, 0.069, 0.9, चेक कर लेते हैं। ये 6.9। 4 सवाल हो गए भैया, क्या चाहिए तुम्हें और?
क्या चाहिए? हाँ, 2 कॉल के 2 पुट के। सर दो ही तो कराया आपने, पुट तो ऐसी ग्रेवी में हो गया, फ्री में हो गया, मुफ्त में हो गया यार, हुआ तो है ना भाई। हुआ तो है ना भैया। 1.5 घंटा हुआ है हमारे सेशन को, मगर अल्लाह का शुक्र है पूरा ब्लिक आ गया, कॉल भी समझ आ गया, पुट भी समझ आ गया। लास्ट क्लास में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, सर पुट भी कराएंगे ना, खाली कॉल तो नहीं कराएंगे? तो मैंने कहा था भाई इंशाल्लाह जरूर कराएंगे। तो देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा ये तो बता दो मुझे भाई। हाँ, समझ आ गया? क्लियर है, क्लियर। अभी ऑनलाइन क्लास है ना, तो ऐसे आवाज निकालनी पड़ती है। फिजिकल क्लास में तो आपको पता है यार, फिर वहाँ पे आई कांटेक्ट हो रहा होता है आप सबसे, तो वहां तो पता चल रहा होता है कि कितना समझ आ रहा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ा। अब आपका केस स्टडी सॉल्व करते हैं। जाना नहीं है, ओए छुट्टी नहीं करनी है अभी भाई। अभी छुट्टी बंद है, ये केस स्टडी कर लो चले जाओ ना। 15-20 मिनट में हो जाएगा अगर तरीके से करो। सही है ना, तरीके से कर लो, 10-15 मिनट में निपट जाएगा इंशाल्लाह। 15 मिनट में, 10 मिनट में नहीं, 15 मिनट में। ठीक है, 2 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी इंशाल्लाह वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आपका नसीब। केस स्टडी है जी आपका, कितने मार्क का केस स्टडी? 15 मार्क, 15 मार्क। ओहो, 25 मार्क का केस स्टडी आ गया। ओ ब्लैक शोबे केस स्टडी आ गया। ब्लैक शोबे केस स्टडी सर बहुत आ रहा है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। आज भी इत्तेफाक से किसी ने फरमाइश करी ग्रुप में, सर ये वाला केस स्टडी करा दीजिएगा। मैंने कहा इत्तेफाक से, मैंने कहा ये मैंने भी यही सेलेक्ट किया, यही कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा भैया सवाल देख लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है, बातें कम करनी है हमने। 25 मार्क का केस स्टडी है, और 25 मार्क के लिए पेपर में कितना ज्यादा टाइम मिलता है आपको पता है? मुझे उम्मीद है उतना टाइम आपको नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अभी आप सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे? सवाल पढ़ लेते हैं। इन इट्स स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू फंड एक्सपेंशन प्लान्स, एसएल अलास्का लिमिटेड इज contemplating issuing bonds. The bond company is evaluating various bond structures including fixed coupon, callable and putable bonds. Each structure reduce complexities in pricing that require thorough analysis to ensure competitive issuance terms. अच्छा, ये कॉलेबल बॉन्ड्स और पुटेबल बॉन्ड्स का भी मैं अभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आसान सा है। सिर्फ एक प्लस माइनस का सीन है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा जब ये पूरा सवाल हो जाएगा। कॉलेबल और पुटेबल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सवाल के एंड तक का। ठीक है, जाना नहीं है यार। तो वीडियो समझ आए तो यार दूसरे लोगों को भी बता देना, सबका भला हो जाएगा भाई। PIK वालों को भी बता देना, पता नहीं उनके पास है नहीं है। और जिनका भी पेपर है जो है ना, उनको जरूर बताना आपने। और जिनका आगे अटेम्प्ट में पेपर होगा उनको भी आपने बताना है। ठीक है, तो प्लीज यदि कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ओपन फॉर ऑल। सबसे शेयर करना, इनफैक्ट जो ACCA के स्टूडेंट पेपर देने हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी तक मैंने ACCA का ही कंटेंट आपको कराया है, अब मैं आपको ICMA का कंटेंट करा रहा हूँ, जो कि दोनों बोर्ड के लिए रेलिवेंट है, ACCA के लिए भी है और ICMA के लिए भी रेलिवेंट है। इंडियन स्ट्रेटेजिक, ठीक है जी, फिक्स ओके। ईच स्टैंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन प्राइसिंग दैट रिक्वायर्स थॉरो एनालिसिस टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव इशुएंस टर्म। ऑब्जेक्टिव, एसएलआई का कॉर्पोरेशन सीक्स टू इशू बॉन्ड अंडर टर्म्स similar to recent competitor offering. The financial team aim to conduct a detailed pricing analysis and strategic evaluation. ऑप्शन प्राइसिंग हमने पढ़ा था ना, उसके लिए ब्लैक शो होता है। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज बॉन्ड इशुएंस डिसीजन फॉर बोथ कंपनी एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। डेटा इज प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ फिक्स कूपन बॉन्ड। अच्छा, प्राइस ऑफ अ फिक्स कूपन बॉन्ड, प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। ऐसे ये ना ब्लैक शो नहीं है, लोग खामा खाई में समझते हैं ये भी ब्लैक शो है। प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, यार प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या था? प्लीज यार रिकॉल करो, हमारा नॉर्मल कंटेंट पे बहुत मेहनत हो गई यार, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स डेट। बॉन्ड मीन डेट। डेट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, जो हमने वैक में पढ़ा, डी। तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे? अभी लतीफा याद आ रहा है मुझे, जो फिजिकल क्लास में होता था आप लोगों की क्लास में। हम्म, लतीफा याद आ रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालनी है, मार्केट प्राइस ऑफ डेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? IRR से। ओ भाई, IRR का पीछे छोड़, IRR रेट होता है, रेट, परसेंटेज। परसेंटेज, प्राइस मींस वैल्यू, रुपीस, अमाउंट, अमाउंट। NPV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड सुटेबल रेट, याद करो। प्राइस का मतलब तो मार्केट प्राइस होता है ना यार। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ फिक्स कूपन बॉन्ड। प्राइस, रेट नहीं बोल रहा, रेट बोल रहा होता तो फिर मैं KD1 - T या KD जो भी होता, अगर ट्रैक निकालना होता तो KD1 - T कर लेता, वरना खाली KD करता। यूटिलाइज प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। चलो हिंट भी दे दी इसने, प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू। चलो अब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, IRR नहीं है, तो भाई इसकी बात मान लो यार। मजाक कर रहा हूँ, मुझे माता है, मान लोगे मेरी बात आप। अच्छा, प्राइस होगा कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड यूजिंग ब्लैक शो मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग एंड इवेलुएट कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन। ठीक है जी। 5 मार्क की कैलकुलेशन, 15 मार्क की कैलकुलेशन, 5 मार्क की थ्योरी है। आई थिंक बहुत आसान है। सवाल पढ़ लेते हैं। पहले में मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालनी है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है ये वैक का टॉपिक है, और ये जो है ये ब्लैक शो मॉडल है, ब्लैक शो ऑप्शन प्राइस है, BSOP। अच्छा, कंक्लूजन, थ्रू दिस एनालिसिस अलास्का कॉर्पोरेशन सेट्स टू, क्या करना पड़ेगा? सेट competitive bond terms and align with market expectation while effectively managing the financial risk and investor expectation. This approach ensures that a company can secure
ऑप्टिमल फाइनेंसिंग फॉर एट एक्सपेंशन प्लान वाइल मेंटेनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, अब ये बॉन्ड डिटेल आ गई है। फेस वैल्यू क्या है, रिडीमेबल एट पार, कूपन रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल आफ्टर एट पार आफ्टर 5 years, पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल एट पार आफ्टर 5 years का क्या मतलब है बता दूंगा। इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बताओ कौन है, अभी बताया कुछ मिनट पहले, अप्लाई भी करवाया 4 सवालों में, 3 4 सवालों में, 2 सवालों में तो स्ट्रेट करवाया, 2 सवालों में डायरेक्टली करवाया। वॉलेटिलिटी क्लास के शुरू में बात हुई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, इसको हम आर नहीं बोलते हैं, पी ए नहीं बोलते हैं, पीई भी नहीं बोलते हैं, टी भी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस। याद आया। रिस्क फ्री रेट इसको हम बोलते हैं आर। क्रेडिट स्प्रेड फॉर लेस का छोड़ दें, टाइम टू कॉल और पुट डेट, टाइम टू कॉल और पुट डेट ये होते हैं टी। याद करें, याद करें। ठीक है, तो एस आर और टी तो मिल गया, 5 थे ना हमें, 2 रह गए, कौन रह गए 2? ब्लैक शो के लिए पी ए रह गया और पी रह गया। पी एक्सरसाइज प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस भी बता दीजिए कि भाई कॉलेबल एट पार, यानी कि आप कॉल करना चाहोगे तो कॉल हो जाएगा पार पे, कॉलेबल एट पार, पार व्हाट इज पार, व्हाट इज पार, पार इज 100, तो पी भी 100 है यार। अरे चंदा ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब इतना थोड़ी प्लेट में रख के दे देगा कि लो जी ये लो चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल का एसीसीए की इलस्ट्रेशन जैसा सवाल दे देगा, बोलेगा ये लो भाई 15 मार्क ले जाओ मुझसे मुफ्त के, ऐसा तो नहीं करेगा ना, कुछ थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज प्राइस मीन्स कितने में कॉल करोगा, ये कितने में पुट होगा। अभी कॉल ऑप्शन की बात हुई, कॉलेबल एट पार, पार पार यानी कि पार मीन्स 100, और कोई ऑप्शन भी नहीं है सवाल में, तो ये तो 100 है। पी ए होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो कि मेरे ख्याल से 5 मार्क की आपको अलग से निकालनी है पहले पार्ट में, प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो यहाँ प्राइस निकलेगी वो करंट मार्केट प्राइस होगी। मार्केट प्राइस होती है, प्राइस मींस मार्केट प्राइस, प्राइस मींस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मींस पीए। हो गया समझ। एस भी हैगा, आर भी हैगा, टी भी हैगा, पी भी हैगा, पी ए भी निकल जाएगा, गेम खत्म है यार। क्या बचा? कराऊंगा सॉल्व, टेंशन नहीं लो, कराऊंगा सॉल्व, कराऊंगा सॉल्व, बोला है तो कराऊंगा सॉल्व। तो चले जाना, एंड हो जाएगी क्लास। तो पहले यार ए पार्ट कर लेते हैं भाई, वरना तो फिर नहीं होगा काम। अच्छा, ये बॉन्ड का वो कैसे निकालते हो, मार्केट वैल्यू बता दो यार, आपको पता है। फेस वैल्यू आपको पता है, रिडीमेबल एट पार है। ठीक है, ये लिखा हुआ है खुद ही इसमें, कूपन रेट 5% है, कूपन रेट आपको पता है। मार्केट वैल्यू निकालने में यील्ड टू मेच्योरिटी किसे कहते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी केडी को कहते हैं, मार्केट रेट को कहते हैं। याद कर लो, मेच्योरिटी का टाइम कितना, 10 साल का बॉन्ड है। कॉलेबल 5 साल बाद है, मगर बॉन्ड की अपनी मेच्योरिटी कब होगी, बॉन्ड की अपनी रिडेम्पशन कब होगी, बॉन्ड की रिडेम्पशन 5 साल बाद नहीं है, बॉन्ड की रिडेम्पशन 10 साल बाद है, आपको पता ही, मैं बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे। कॉलेबल पोर्टेबल बॉन्ड बी पार्ट में देख लेंगे। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे यार, वैक का भी फ्लेवर आ गया ना यार इसमें। ईयर, कैश फ्लो, काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। कितने साल का इंटरेस्ट है, 10 साल। 10 साल कैसे आया, 5 साल था ना, नहीं 5 साल नहीं, 5 साल तो बॉन्ड के लिए लिखा हुआ है यार, 5 साल तो बॉन्ड के लिए लिखा है। वो रिडेम्पशन 10 साल बाद होगी ना, रिडेम्पशन, मेच्योरिटी, और रिडेम्पशन पार पे हो रही है, लिखा हुआ है। फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितने परसेंट का कूपन रेट, 5 था 4 था, ये आपके, ये है ना पेज नंबर उसका है ये, मतलब 6 ऑफ 17 में जो बड़ा वाला नहीं है आपका, वो है केस स्टडी का एक बड़ा पीडीएफ है, उसके पेज नंबर 6 7 पे ही है मेरे ख्याल से ये। कितना था कैश फ्लो यार, देखो जरा चेक करो, शाबाश। गेम समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है बात भाई। 5 रुपए का है ना कूपन रेट, और डिस्काउंट फैक्टर यील्ड टू मेच्योरिटी केडी होता है 4% है, लगा दो, 8.111, 40.56, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो कि 7.6, 108.1, मार्केट वैल्यू अपॉन 5 मार्क आ गए, 12 108.1, वाकई आ गए 5। सोल्यूशन अभी नहीं देखना, एंड में देखना है, आपको पता है ना, मैंने मना किया सोल्यूशन देखने को, कोशिश करो सोल्यूशन एंड में देखा करो यार।
ताकि कॉन्फिडेंस कि ए पार्ट सब। अब ये जो है ना, ये पी ए भी हो गया। बी पार्ट के लिए मेरे पास पी ए होना चाहिए 108.16। पी ई होना चाहिए एक्साइज प्राइस जो कि 100 है। आर होना चाहिए, एस होना चाहिए, टी होना चाहिए। आर एस और टी कितना कितना है? आर 0.03 है, डेसिमल में लेना है। एस वोलेटिलिटी, एस 0.2 है। और टाइम 5 साल है। 0.5 नहीं, 5, 5 साल है। साल में लिखना ना, वो 6 महीने था तो 0.5 था। 3 मंथ था तो 0.25 था। 5 साल है तो 5 ले लो। और फॉर्मूले क्या है आपको पता है? 3 फॉर्मूले हैं ब्लैक शो के। पहले कॉलेबल निकालने, कॉलेबल और पुटेबल दोनों निकालने ना। कॉलेबल भी कह रहे हैं निकालो और पुटेबल भी निकालो, यानी कि कॉल भी निकालो और पुट भी निकालो। कोई बात नहीं, फॉर्मूले आपको पता नहीं है क्या? बता दो फॉर्मूले तो यार, आपको पता है। क्लास के शुरू में इतने सारे बताए मैंने फॉर्मूले। हम्म। बताइए, जवाब दीजिए। चलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। लैपटॉप छुट्टी मांग रहा है ये भी, मगर शायद को पता है छुट्टी इसको अभी नहीं मिल सकती जब तक काम खत्म नहीं होता हमारा। तो फॉर्मूले हमें पता है। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? कॉल लेवल के लिए है पी ए। याद करो ना, अभी तो बताया यार इतना। हाँ, पी ए एन डी वन माइनस पी ई एन डी टू। पी ए पता है हमें। ऐसा नहीं, अभी नहीं हो सकता ना, सॉरी यार। पहले डी डी वन तो हो जाए। एल एन पी ए अपॉन पी प्लस। प्लस ऊपर माइनस था ना, नीचे प्लस है यार। पेपर में गलती नहीं कर देना यार। 0.5 s² टू टी कौन एस रूट, ये पेपर में फॉर्मूला गिवन होना चाहिए वैसे मुझे लगता है। तो अब क्या कर सकते हैं? मार्क्स भी 15 मार्क दे दिए उसमें उठा के। D1 - S√T। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास डेटा मौजूद है। पहले D1 सॉल्व होगा। 108.16 डिवाइड बाई 100 प्लस आर इज 0.03 5 S², 0.2²। कंजूसी नहीं करना यार, अगर समझ आ जाए ना तो दूसरों को बता देना यार। चाहे इस टाइम में काम आ जाए, चाहे अगले टाइम में काम आ जाए, चाहे किसी को उसके बाद काम आ जाए। कंजूसी नहीं करना है। खैर, तो D1 देखो क्या आया यार। पहले कोने से स्टार्ट करेंगे, बताया था ना भैया। 0.2² है। कोने से स्टार्ट करेंगे, 0.2² इंटू 0.5। फिर जो आंसर आएगा उसमें 0.03 ऐड किया। पहले कोने से स्टार्ट किया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। फिर उसके बाद ये एल एन वाली चीज रहेगी। पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा ऊपर वाला, फिर उसके बाद एल एन गेम में आएगा। एल एन साहब जो है, एल एन क्रिकेटर भी है ना, न्यूजीलैंड का। 108.16 डिवाइड बाई 100। फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 0.2 कर दो। और फिर जो आंसर है उसको वापस डिवाइड कर दो √5 से। 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि क्या आया तुम्हारा आंसर? 0.7344 आ रहा है। यही आ रहा है तुम्हारा? कोई गलती तो नहीं की है तुमने? बताओ। ICMA वाला सवाल है भैया। 0.7344 आ रहा है मेरे को भाई। 73 के आगे कुछ ऊपर नीचे भी है तो टेंशन नहीं लेना यार, कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ मगर 0.73 के अलावा कुछ होगा तो मसला है। 0.73 के आगे 44 है, 55 है, 33 है, पता नहीं, वो भी चल जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। D1 आगे, हम D2 निकाल लेते हैं। D1 - S√T। D1 0.7344। चलो D2 में निकालते हैं। -0.2 इंटू √5। 0.287। ठीक है जी, अब ये D2 आ गया और D1 आ गया। इसको 0.73 भी कर सकता हूँ मैं, और इसको 0.29 भी कर सकता हूँ मैं। अब इसके बाद क्या करते थे? पी तो नहीं, बाद में नहीं, एन एन निकालना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है।
ND1। दो डेसिमल प्लेस वाला टेबल ले जाओ, मसला नहीं है यार। ठीक है। तो कैलकुलेटर वाला तरीका मैं नहीं कराया। और पहले से 0.5 ऐड कर दो, याद करो। 0.5 ये तो ऐड होता है या लेस होता है, माइनस वाला इत्तेफाक से अभी तक आया नहीं है, मगर मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। 0.73 टेबल से निकाल लो भाई। एजम्पशन पढ़ लेना यार, एजम्पशन बीच में मैंने डाली थी मगर टाइम नहीं है, पढ़ लेना। 0.73 कहाँ है? 0.73 कहाँ है भाई? 0.73, 0.7 ये रहा। और थ्री कहाँ पे? थ्री 0.267, 0.2673। तो मैं मैथ्स का टीचर भी रह चुका हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैथ्स का टीचर मैं वैसे ऑफिशियली नहीं ना हूँ। ओ लेवल से ए लेवल से मैंने पढ़ाई है मैथ्स, और मेरे मैथ्स में कुछ ओ लेवल्स में अलहमदिल्ला 98 मार्क्स थे, और ए लेवल्स में मेरे 96। फर्स्ट ईयर मेरे 95 सेकंड ईयर में थे अलहमदिल्ला। इसलिए मैथ्स से मुझे बड़ा बचपन से लगा हुआ है। इसलिए जो है ना, मगर खैर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका लगाव नहीं है मैथ्स से तो आप ये कर नहीं सकते काम, ये गलत बात है। 0.29 का निकालिए। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये भी मुझे एक एज मिल जाता है, मगर ये इसीलिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे साथ में ना। ये नहीं समझे कि मैं कोई मतलब एलियन होना जरूरी है मैथ्स में तो ही आप ये काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि मुझे शौक है, इसलिए मुझे आई डोंट माइंड कि मैं मैथ्स की बारीकी में जाऊँ। 0.29 एंड 0.29। 0.29 कहाँ है भाई टेबल में? 0.29 कहाँ है? सफाई की 0.29 होने वाला 0.1141। 114। तो खत्म कर रहा हूँ क्लास यार बस। ठीक है जी, चलो अब गेम खत्म हो गई है। एंड चारों काम हो गए। D1 D2 भी आ गया, उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाने का टाइम आ गया। PE and D2 -RD। PA हमें पता है, पहले से निकाल लिया था हमने। PA 108.16 ये रहा। थोड़ी सी मेहनत हुई थी। PE हमें पता है 100 है। नहीं नहीं, 100 मल्टीप्लाई तो कर लो, अल्लाह इतनी मेहनत की है तुमने, बस को लाया क्यों कर? 7673 -PE 100 था। 6141 इंटू E - R इंटू T मीन्स RT। R इज 0.03, दिस इज 0.2। ठीक है भैया, करो जरा। नहीं, T 0.2 नहीं है ना, T तो 5 है। अरे भाई T 5 है, क्या कर रहे हो? चलो सॉल्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखते हैं हमारा आंसर सही आता है नहीं आता। पहले ई सॉल्व होगा, पहले ई सॉल्व होगा। ई शिफ्ट दबा के LN दबा दो। शिफ्ट प्लस LN है ना, उसके शिफ्ट दबा के करोगे तो ई आ जाएगा। माइनस पहले लगाना पड़ेगा पावर में। पावर तो वैसे ही आ जाती है पॉइंट। ठीक है, पहले ई सॉल्व किया, 0.860 आ रहा है मेरा ई। अभी टाइम कम है, वरना मैं ई बी की फिगर भी लिखता है यहाँ पे, मगर टाइम नहीं है और पेपर में भी आपका टाइम नहीं होगा। 52.856 आ गया। 108.16 इंटू 0.7673। 30.135। अब डेसिमल प्लेस ऊपर नीचे हो सकता है, ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉलेबल क्या होता है बता दूंगा। अच्छा चलो, थोड़ी बेचैनी हो रही है तुम्हें कि सही किया नहीं किया, तो देख लेते हैं। नहीं, 108.16 आया था पहले पार्ट का आंसर। ICMA का सोल्यूशन नीचे रख दिया। क्या क्या 108.11 आया है। हमारा है 108.16, इन्होंने वो टेबल नहीं बनाया है। हमारा 108.16 आया था। इन्होंने टेबल नहीं बनाया है ICMA वालों ने, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा था इनका सोल्यूशन पहले, इन्होंने डायरेक्ट वो पावर वगैरह लगा के कर दिया। मतलब NOT लगा के कर दिया, काम वही किया, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, इनका क्या आ रहा है जी? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन D1 वगैरह इन्होंने सॉल्व कर लिया है माशाल्लाह, बड़ी लंबी थोड़ी कहानी की है। 30.76 आ रहा है इनका। हमके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ है।
इन्होंने पहले वो लिख दिया है, ND2 बाद में लिख दिया है। खैर आप टेंशन नहीं लें, फॉर्मूले की शक्ल थोड़ी अलग है इनके, मगर टेंशन 30.76। हमारा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? अरे किधर चला गया? 30.135, को मसला नहीं उनका, 30.76 आ रहा है। वो फॉर्मूले के बिल्कुल मतलब राउंडिंग ऑफ के इशूज हैं। आप इसकी सही नहीं समझोगे, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब कहानी खत्म नहीं हुई है। एक कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और कॉलेबल बॉन्ड, बस मैं बता दूं, ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब कि कॉल ऑप्शन की इतनी वैल्यू चल रही है, कॉल ऑप्शन की इतनी वर्थ चल रही है। अब एक बस मैं एक बता दूं, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ये, मगर वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड कितना है? बॉन्ड की वैल्यू। देखो एक बात समझना, कॉल ऑप्शन की वैल्यू तो मैंने सिखा दी। प्लीज छोटी सी बात है, फिर पुट ऑप्शन में बता दूंगा, फिर गेम खत्म कर देंगे। मुझे पता है वीडियो 2 घंटे की होने वाली है, और कम करनी है इसको। ये इसने क्या बोला? कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू निकालो, प्राइस होगा कॉलेबल बॉन्ड। कॉल ऑप्शन की वैल्यू नहीं बोल रहा, कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू कह रहा है। देखो प्लीज बारीकी को समझना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो आपने अच्छा खासा काम कर लिया, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ गए, मगर कॉलेबल बॉन्ड, बॉन्ड, तो बॉन्ड की वैल्यू अभी क्या चल रही थी? बॉन्ड की वैल्यू क्या क्या चल रही थी, ये हमें निकालनी है असल में। वैल्यू ऑफ बॉन्ड अभी कितनी चली है? और ये कौन सा बॉन्ड है? कॉल ऑप्शन वाला बॉन्ड है ना, 108.16। तो बस छोटी सी बात मैं करूंगा, प्लीज देखो परेशान नहीं होना, छोटी सी बात मैं करूंगा। ठीक है, 108.16 वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। कॉल ऑप्शन वाला होता है राइट टू बाय। राइट टू बाय मीन पेमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए आसान शॉर्टकट बता रहा हूँ। सही है, अब इसमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ऑप्शन का जो बेनिफिट है, वैल्यू मीन बेनिफिट, फायदा, वर्थ, ये 30.135 है। कितना का बेनिफिट है? बाय का मतलब इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, बस मुझे ये बता दो। बाय का मतलब क्या होता है? देखो प्लीज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, खामा खामा इतनी मेहनत है, तेल ना हो जाए यार। आखिर के 5-10 मिनट देख लो बस जल्दी से। हाँ, बाय का मतलब राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन का केस है ना। तो वो ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस होती है, एक्सरसाइज प्राइस होती है, मगर सवाल ये है कि जब मैं बाय की बात करता हूँ, कॉल ऑप्शन का मतलब है मैं बाय की बात करता हूँ, तो बाय का मतलब होता है आउटफ्लो, खर्चा, खरीदने के लिए आउटफ्लो करना पड़ता है। और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज अ बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स इनफ्लो, बाय मीन्स आउटफ्लो, एंड बेनिफिट मीन्स इनफ्लो। तो मुझे बता दो ये 30.1 जो मैं असल सवाल करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ऐड करूँ या लेस करूँ? 108.16 और 30.135 ये दोनों आपस में ऐड होंगे या लेस होंगे, बस मेरा ये सवाल है, और कोई सवाल नहीं है फिलहाल मेरे पास। सोचो 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 सोचो। फॉरेक्स में मैंने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए आपको, इनफ्लो, आउटफ्लो, प्लस करना है, माइनस करना है, प्रीमियम ऐड करना है, लेस करना है, याद करो, गेन ऐड करना है, लेस करना है। फ्यूचर्स के केस में याद है अक्सर सवाल आता था, कभी हम गेन लेस करते थे, पेमेंट होती थी और गेन होता था तो हम लेस करते थे, पेमेंट होती थी लॉस होता था तो हम ऐड करते थे, क्योंकि दोनों की नेचर सेम है। रिसीट होती थी और गेन होता था हम ऐड करते थे, दोनों की नेचर सेम होती थी। यहाँ पे क्या, दोनों की नेचर अलग अलग है, तो भाई लेस, लंबी क्यों कर रहा हूँ, लेस कर दो। ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ कॉलेबल का। देखो एक वैल्यू तो बॉन्ड की थी ना सवाल में, तो मैंने ही निकाली ना मेहनत करके। अब कॉल ऑप्शन का जो वो है ना वैल्यू, वो माइनस हो जाएगी। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मीन, जो ये दोस्त को नहीं बेचने की बात हो रही थी कि दोस्त को बेच के कितने का बेचूंगा ऑप्शन, ऑप्शन से कितने पैसे आ जाएंगे, बेनिफिट है ना इतना का ये। और बाय का मतलब है कि खर्चे की बात हो रही है, तो इसीलिए ये नेट होगा, दोनों को नेट करते हैं। 108.16 थोड़ा आई के आपके ICMA से आंसर डिफरेंट आएगा, उसकी वजह ये है कि थोड़ा डेसिमल का फर्क है। 78.025। अब जल्दी से बस एक दो काम हम और कर लेते हैं, ये तो हमने कॉलेबल ऑप्शन को निपटा दिया। पुटेबल ऑप्शन पे आ जाओ भाई। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के लिए क्या तरीके का था? पुट ऑप्शन की क्या अभी कहानी पड़ी? P इज इक्वल टू सी, याद करो, P इज इक्वल टू सी, इतना आसान है। -PA प्लस PE इंटू ई माइनस RD। ICMA मैंने डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर्मूला यूज किया, वो नहीं फॉलो करना प्लीज यार, भरोसा करो ना, इतना तुमने टीचर से पढ़ा है मेरे, तो अपने टीचर से भरोसा भी करो। तो सी की वैल्यू आई थी 30.135, पी ए 108.16, पी ए 100, 100 बता दिया था। कॉलेबल एट पार लिखा हुआ था ना, कॉलेबल एट पार लिखा था, कुछ तरह की बात लिखी हुई थी। ई जो है, ई होता है -R इज 0.0, आर कितना था, 0.03 इंटू 5। भी लॉजिक वॉजिक का टाइम नहीं है, मैथमेटिक्स की लॉजिक बिल्कुल मिल सकती है। सॉल्व कर लेते हैं, पहले ई सॉल्व करेंगे हमेशा, कितना मैंने आपको बताया, पहले ई सॉल्व किया करो। ई -0.05, 0.03 है सॉरी, इंटू 5।
ठीक है, 86 पॉइंट वो हो गया, प्लस 30.135 माइनस 108.16, 8.045 आ रहा है यार, 8.046। और वैल्यू ऑफ, अच्छा अब वैल्यू ऑफ पुटेबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ये बताओ, प्रीमियम ऐड होगा लेस होगा, वैसे तो पहले ऊपर माइनस हुआ है तो अब ऐड ही होना चाहिए ना, सही है ना। तो उसकी लॉजिक ही बता देता हूँ मैं, वैसे ऐड होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड में ऐड होगा, लॉजिक वही है, वैसे मैं बता देता हूँ, 108.16, 116.21, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये पुट ऑप्शन होगी, वैल्यू ऑफ पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल, पुटेबल मीन सेलेबल बॉन्ड, सेल, वैल्यू ऑफ बॉन्ड 108.16, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, राइट टू सेल, पुटेबल में राइट टू सेल, सेल मीन्स बेचने की बात हो रही है, इनफ्लो की बात हो रही है, इनफ्लो की बात हो रही है। और जो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है वो भी एक तरह का बेनिफिट है ना, तो उसको इतने का बेच रहे थे उस वक्त क्लास के शुरू में, 8.046, ये भी बेनिफिट है। और ये राइटिंग खराब होने लग गई है, टाइम कम रह गया इस वजह से, टाइम इसलिए कम है क्योंकि यार वो साइकोलॉजिकली हो जाता है कि 2 घंटे से बड़ी वीडियो बना दी सर ने। टोटल वैल्यू ऑफ पुटेबल, समझ आना चाहिए यार, देखो मेन चीज ये है, चाहे वीडियो जितनी बड़ी हो, समझ आए, कुछ लोग होंगे उनको ये वीडियो भी बहुत बड़ी लगेगी, बोलेंगे यार ये सर ने तो इतनी बड़ी वीडियो कर दी, लंबी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, 116.20। ठीक है जी, ये चेक कर लेते हैं, 78.025 ये आई सी मैंने लिखा है नहीं लिखा भाई, 78 कितना, ये रही 77.35 आ रहा है इनका, उन्होंने भी माइनस ही किया, मगर थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फर्क है इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पुट ऑप्शन का हमारे पास कितना आया था, इनका 8.72 आ रहा है, पुट ऑप्शन की वैल्यू, पुट ऑप्शन की वैल्यू 8.72, और प्रीमियम ये सुटेबल ऑप्शन में ये ऐड कराना है, 8.72 हमारे पास कितना आया था, 8.046 आया, सही है यार, कोई बात नहीं, 8.04, कोई टेंशन की बात नहीं है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, ये नहीं हो कि बोलो सर ने गलत बता दिया, गलत करा दिया, इतना फर्क आ गया, भाई कोई फर्क नहीं। और ऐड, दोनों को ऐड कर दिया ना, ठीक है। और बाकी थ्योरी है, इसको आप देख लीजिएगा, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा प्लीज़, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, प्लीज़ यार दुआ में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है अगर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।